हेलो स्टूडेंट। सो फर्दर मूव करेंगे अपन स्ट्रेट लाइन में और आज अपना थर्ड क्लास होगा स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो इससे पिछले जो भी दो क्लासेस हुए हैं स्ट्रेट लाइन के, उसमें जो टॉपिक्स मैंने कवर किया है वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आज के जो क्लास में पढ़ेंगे आपको लगेगा कि वो फर्स्ट और सेकेंड क्लास का ही लिंक पूरा होगा। ठीक है, लेकिन आज और जो नेक्स्ट क्लास होगा, एक और क्लास होगा स्ट्रेट लाइन का, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन सभी टॉपिक्स के, लेकिन इसमें लिंकेज है किसका, फर्स्ट और सेकंड क्लास का, इसलिए आपको वो सबसे पहले देखना होगा, फिर आप थर्ड क्लास स्टार्ट करना। ठीक है, और इसके पहले जितने भी क्लासेस हो चुके हैं क्रैश कोर्स में अपना WBJ का, वो सभी आपको देख लेना चाहिए पहले। लिंक कहां मिलेगा सर? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जाके सभी लोग ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहीं पे मिल जाएगा। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है हमारा स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, ये भी आप ज्वाइन हो जाना। ओके, चले अब स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सो आज के क्लास का सबसे पहला टॉपिक अपन ने लिया है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ सर? सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब से सर मुझे फील आ रही है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। हाँ, तो इसमें मैं लिख देता हूं यहीं पे, यहां पे होता क्या है एक्चुअली, यहां पे होता है शिफ्टिंग। अच्छा सर, शिफ्टिंग होती है? हाँ, किसकी शिफ्टिंग होती है? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। सर एक मिनट समझ नहीं आया, इसका मतलब नहीं समझ में, अभी समझाता हूं, इधर देखते हैं। इसमें बोला है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मतलब कल को मेरे को पता है ओरिजिन सर 0,0 पे होती है। हाँ, इतना तो मेरे को पता है कि सर ओरिजिन जो होती है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। हाँ, इतना मेरे को पता है। तो सर हुआ क्या होगा कहानी में? हुआ ये होगा कि ओरिजिन को किसी ने पैरेलली शिफ्ट कर दिया है। पैरेलली कहने का मतलब कि पहले ओरिजिन यहां पे था, अब ओरिजिन को किसी ने ना यहां पे शिफ्ट कर दिया, लेट से यहां पे कर दिया। ठीक है, यहां पे कर दिया, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट ऐसा दिखेगा। इस पे मैं दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, एक अपना ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ना बने तो फील कर लेना स्ट्रेट लाइन की, और ये अपना एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो सर हुआ यूं कि पहले ओरिजिन 0,0 पे था, अब इस पूरे को पकड़ा किसी ने और पैरेलली शिफ्ट कर दिया। पैरेलली मतलब एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डंडे को पकड़ा और पैरेलली किसी ने शिफ्ट कर दिया। अब मेरा ओरिजिन उठ के यहां पे आ गया। ठीक है, अब मेरा ओरिजिन उठ के यहां पे आ गया। अगर ओरिजिन उठ के यहां पे आ गया, लेट से कहीं पे भी आया, मैंने इसको H, K बोल दिया। ठीक है, और वो पता है सारा डिस्टेंस तो वहां से लिया जाता है, कहां से? ओरिजिन से। तो अगर ओरिजिन में हम कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो सभी कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। जो 1,2 होगा वो अब 1,2 नहीं होगा, वो कुछ और हो चुका होगा, क्योंकि आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब एक बच्चे को समझ में आ रहा है, ओरिजिन में छेड़छाड़ करने से, ओरिजिन में कुछ भी बदलाव करने से पूरे कोऑर्डिनेट्स ही बदल जाएंगे। हाँ, क्योंकि आप दूरियां ही ओरिजिन से लेते हो। एक मिनट सर, मतलब आपके कहने का मतलब कि जिसको मैं पहले एक्स वाई बोल रहा था, ठीक है, जिसको मैं पहले एक्स वाई बोल रहा था, कब बोल रहा था? जब मेरा ओरिजिन 0,0 ही था। लेकिन जब कोई बदमाश बच्चा आया और ओरिजिन के साथ छेड़छाड़ कर दी, तब मेरा एक्स वाई अपने आप में एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा सर। हाँ, ये भी बदल जाएगा। हाँ, ये मैं क्या बोल दूं, एक्स वाई को क्या नाम दे दूं? क्या मैं इसको ओल्ड कोऑर्डिनेट बोल दूं? ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब सब जब मेरा ओरिजिन 0,0 था। अच्छा, और जब मैंने शिफ्ट कर दी तो क्या मैं इसको न्यू कोऑर्डिनेट बोल दूं? मेरे सभी कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, केवल ओरिजिन ही नहीं बदलेगा। कोई भी कोऑर्डिनेट, अगर मैं किसी एक्स वाई की बात करता हूं, वो अब नया हो चुका होगा, तो मैंने उसको एक्स डैश वाई डैश बोल दिया। अच्छा सर, आपने ये कर दिया, तो सर इस एक्स डैश वाई डैश को निकालेंगे कैसे? देखते हैं कैसे निकालेंगे। कितने लोग मेरे को पता है ये एक्स डैश वाई डैश तो यही है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी एक्स डैश है? नहीं, यहां से यहां तक की दूरी एक्स है भैया। क्योंकि एक्स वाई कहने का मतलब, मैंने पहले क्लास में आपको सिखाया था, एक्स वाई कहने का मतलब कि ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल दूरी एक्स है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। और ओरिजिन से वर्टिकल दूरी आपकी वाई है, तो ओरिजिन मेरा पहले ये था, तो यहां से यहां तक की दूरी वाई थी। अब मेरा ओरिजिन ये हो गया, तो एक्स डैश क्या होगा मेरे को सोच के बताना। क्या यहां से लेकर यहां तक की दूरी अपने आप में एक्स डैश होगी? हाँ, क्योंकि सर आप सारी दूरियां ओरिजिन से लेते हो। आपने बोला ये ओरिजिन, तो मैंने यहां से यहां तक की दूरी को बोला एक्स। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि कोऑर्डिनेट एक्स डैश हो चुका, तो एक्स डैश से पूछूंगा तुम क्या होती है, बोलेगा ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल दूरी हूं, और मैं इस ओरिजिन के लिए हूं एचके से हूं, तो एचके से मेरी दूरी एक्स डैश है। अब एक बच्चा एक्स डैश के पीछे भागा कि एक्स डैश क्या होगा, एक्स डैश को कैसे निकालूंगा। मैं बोला एक्स डैश को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये एक्स में से ये वाला पोर्शन डिलीटेड है,
और अगर ये कोऑर्डिनेट h कॉमा k है, इससे बात करोगे तो ये बोलेगा मैं भी तो हॉरिजॉन्टल दूरी यहां से लेकर यहां तक h हूं, क्योंकि अगर मैं h के हूं तो 0,0 से हॉरिजॉन्टल दूरी h है और वर्टिकल दूरी k है। अच्छा, तो सर x डैश मतलब ये वाला पोर्शन निकालने के लिए मैं पूरे x में से h हटा दूं? हाँ, तो मैं पूरे में से मतलब x में से पूरे में से मैंने h हटा दिया। हाँ, सिमिलरली क्या मैं y डैश इज इक्वल टू y माइनस h लिख दूं? अब बच्चे ने पढ़ा लेकिन याद ये थोड़ी रखना है। मैं बताता हूं याद क्या रखना है आपको, ताकि जिससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने आपको दिखा दिया एक बार कि पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। अच्छा, याद कैसे रखेंगे, क्या रिमेंबर करेंगे सर, याद क्या रखेंगे? तो याद आपको ये रखना है एक्स डैश का मतलब क्या हुआ, न्यू कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या मैं एक्स डैश की जगह न्यू लिख दूं? ठीक है, न्यू, ओके, इज इक्वल टू, ये एक्स क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट, तो क्या मैं इसकी जगह ओल्ड लिख दूं? हाँ, माइनस में एच क्या है, एच के क्या है, शिफ्ट कितना आपने किया, तो ओल्ड माइनस शिफ्ट। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है भैया कि न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस शिफ्ट। बस यही आपको याद रखना है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में, और आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, देखना कैसे। ठीक है, बोला है कि कीपिंग एक्सिस पैरेलल टू ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 3,4। एक्सिस को पैरेलल रखते हुए किसी ने मतलब पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट कर रहा है। अभी 1 मिनट बाद अपन देखेंगे कि किसी ने पैरेलल शिफ्ट नहीं किया, किसी एंगल पे शिफ्ट कर दिया, वो भी देखेंगे अपन। अब आज के दिन पैरेलल कर रहा है, तो अगर पैरेलल कर रहा है और ओरिजिन को कैसे शिफ्ट कर रहा है, 3,4 पे। ठीक है, देन आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ 1,2। 1,2 भी बदल गया होगा सर, और मेरे को पता है 1,2 कैसे निकलेगा, मेरे सर ने अभी सिखा दिया ना कि न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस शिफ्ट। तो मेरे को न्यू कोऑर्डिनेट बताने हैं। हाँ, तो सर 1 के लिए न्यू कोऑर्डिनेट मतलब एक्स डैश इज इक्वल टू ओल्ड। अब जो ये तो याद करने के लिए, लेकिन लिखेंगे एक्स डैश इज इक्वल टू ओल्ड। ओल्ड माने 1, माइनस में शिफ्ट, ध्यान रखना ओल्ड माइनस में शिफ्ट करना है, शिफ्ट माइनस ओल्ड नहीं करना, तो 1 माइनस 3 होगा, दैट इज एक्स डैश आपको -2 हो जाएगा, याद ये रखना है। लेकिन लिखते टाइम आपको न्यू इज इक्वल टू ओल्ड, ओल्ड की जगह क्या है 2, माइनस में शिफ्ट कितने की हुई है 4। अरे वाई निकाल रहे हो तो वाई से डील करोगे ना, ठीक है, तो ये हो गया आपको -2। ठीक है, बोला इफ न्यू कोऑर्डिनेट इज 5,4। अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, तो मेरे को तो याद है, मेरे को तो फॉर्मूला याद है, आप उल्टा पूछो चाहे सीधा पूछो मैं निकाल दूंगा। बोला न्यू कोऑर्डिनेट आज के दिन मैं देता हूं, आप ओल्ड बता के दिखाओ मेरे को। तो मुझे तो एक ही फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे, न्यू इज इक्वल टू, बार बार लिखना है, ओल्ड माइनस शिफ्ट। ठीक है, ओल्ड माइनस शिफ्ट लिख दिया आपने। अच्छा, न्यू की जगह क्या लिखूं, न्यू कोऑर्डिनेट यहां आज के दिन मेरा तो 5 है, तो 5 इज इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा x, माइनस में शिफ्ट कितने की हो रही है 3 की, तो 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। ओके, ऐसे ही आप y निकाल लेना। ओके, ऐसे ही आप y निकाल लेना। मैं बात नंबर 3 रख देता हूं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला इक्वेशन ऑफ x डैश y डैश इज इक्वल टू 4 इन न्यू कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है हर चीज की इक्वेशन भी बदल चुकी होगी। जो इक्वेशन पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था, ये तो एक्स वाई पहले था ना, अब आज के दिन वो एक्स डैश वाई डैश हो चुका है, तो एक्स डैश वाई डैश में लिखो। तो क्या कर सर एक्स की जगह एक्स डैश लिख दे, नहीं, फॉर्मूला से पूछो एक्स क्या है मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स डैश। तो ओल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस शिफ्ट होता है, तो एक बच्चे दिमाग लग रहा है ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्ट होता है, न्यू प्लस शिफ्ट होता है। ठीक है, तो मैं यहां एक्स स्क्वायर की जगह पसंद करूंगा एक्स डैश प्लस में एच रखना का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स डैश प्लस एच का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस में वाई की जगह क्या रखूंगा, वाई डैश प्लस में के का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, मैं ओल्ड कोऑर्डिनेट की जगह न्यू कोऑर्डिनेट रखता हूं, तो न्यू कोऑर्डिनेट कैसे होता है, न्यू इज इक्वल टू सॉरी न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस शिफ्ट होता है, तो ओल्ड की जगह जिस दिन रखूंगा मैं न्यू प्लस शिफ्ट रखूंगा, तो मैं तो न्यू प्लस शिफ्ट रख रहा हूं। इज इक्वल टू में क्या है भैया, इज इक्वल टू में 4 है, वो तो बदलेगा नहीं। अच्छा सर मेरे को एक मिनट, मेरे को h की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, शिफ्ट कितने की हुई है 3,4 की, तो मैं h की जगह 3 रख दूंगा, ओके, और y की जगह 4 रख दूंगा, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब सर ऐसी इक्वेशन थोड़ी ऑप्शन में देगा, ऑप्शन में जो देगा वो देगा x डैश की जगह x, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये मेरी नई इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये मेरी नई इक्वेशन आ गई, हो जाएगा।
तो कितने लोग मेरे को फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद से कर दोगे कि नई इक्वेशन दी हुई है, ओल्ड इक्वेशन रखना है, तो एक्स की जगह क्या रखोगे? एक्स आज के दिन नया कोऑर्डिनेट है, तो ओल्ड निकालने जाओगे तो इसको फील ले लेना एक्स डेस और वाई डेस की, ठीक है? तो न्यू है तो ओल्ड माइनस शिफ्ट रख दोगे, जस्ट एक्स माइनस एच। तो यहां पे एक्स की जगह एक्स को मैं एक्स डेस फील कर रहा हूं क्योंकि वो न्यू कोऑर्डिनेट है, तो एक्स डेस इज इक्वल टू मैं एक्स माइनस एच और एच की जगह 3 रख दूंगा और वाई डेस की जगह मैं वाई माइनस में 4 रख दूंगा। न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस शिफ्ट। और ये क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसमें आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। रोटेशनल का एग्जांपल समझा देता हूं, थ्योरी समझा देता हूं, क्वेश्चन जो पूछेगा इसी के बेसिस में पूछेगा। तो जैसे फॉर्मूला इसमें रखा वैसे ही फॉर्मूला इसमें आप रखोगे, लेकिन फॉर्मूला इसमें याद करना इंपॉर्टेंट है। इसमें सीखना रोटेशनल में किसी ने क्या किया होगा, किसी ने डंडा पकड़ा एक्स और वाई का और टेढ़ा घुमा दिया, पैरेलल नहीं घुमाया, तो कहीं मेरा एक्सिस ऐसे दिखने लगा, ठीक है? ये ओरिजिन तो अभी भी वहीं पे होगा, ओरिजिन अभी भी वहीं पे होगा, किसी पैरेलली नहीं छेड़ा है, रोटेशनली छोड़ा है, मत छेड़ा है, ठीक है? मतलब इस एक मिनट ये इरेज कर दूं, इसको क्या किया ना, इस पूरे एक्सिस को पकड़ा है और अपने ही जगह से थोड़ा एंगल पे घुमा दिया, तो जगह तो अभी भी नहीं बदलेगा, मतलब यही ओरिजिन होगा अभी भी, ठीक है? और ये कहीं ऐसे, ओके? लेकिन अगर आप पूछोगे तो पहली बार जीरो पे था, जीरो से जीरो था ओरिजिन, अब की बार ये इतना घूम चुका है थीटा डिग्री, और अब मेरा ये ओरिजिन है, मैंने पूरी एक्सिस थीटा डिग्री से घुमा दी। अभी भी सर सारे कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, हाँ अभी भी सारे कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, अभी भी सारे कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, ठीक है? याद कैसे रखेंगे सर? नया कोऑर्डिनेट याद करने का बस मेरे को फॉर्मूला बस रटा दो, ठीक है? अगर मैं आपको फॉर्मूला रटाऊं तो ये डब्बा आपको याद रखना है। डब्बे में मैंने सबसे पहले यहाँ ऊपर ऊपर एक्स वाई लिखा है, फिर मैंने यहाँ एक्स डेस वाई डेस लिखा है, जिसको पता है उसको पता है एक्स डेस वाई डेस न्यू कोऑर्डिनेट है और एक्स वाई मेरे ओल्ड कोऑर्डिनेट है। फिर मैं पहली बारी क्रॉस में कॉस को रखूंगा, कॉस थीटा, क्रॉस में पहली बारी क्रॉस में कॉस, याद रखने का तरीका, पहली बारी क्रॉस में कॉस, ठीक है? और फिर साइन को क्रॉस में रखूंगा, लेकिन लास्ट वाले साइन में माइनस रख दूंगा। तो टेबल मेरे को याद रखना, यहां पे टेबल बना रहा हूं, एग्जाम में बैठ के मैं टेबल बना रहा हूं, क्या यहाँ एक्स होगा, यहाँ वाई होगा, यहाँ एक्स डेस होगा, एक वाई डेस होगा, टेबल आपको एक बार देखी भी होनी चाहिए। फिर मैं भूल रहा हूं कहां कॉस होता था, तो मेरे सर ने याद कराया है पहली बार क्रॉस में कॉस होगा, पहली बार क्रॉस में कॉस होगा, लिंक देखना मेरा, ठीक है? तो यहां मैंने लिखा कॉस थीटा, पहली बारी क्रॉस में कॉस, तो क्रॉस में कहीं बैठेगा कॉस थीटा, फिर क्रॉस में साइन थीटा बैठेगा और दूसरे वाले साइन थीटा में एक बार, चूंकि आप देखे हुए ऑलरेडी तो ऐसे लिख दे, टेबल भी याद हो गया मेरे को, ठीक है? अब सुनना, अब मैं आपसे दो वर्ड रखता हूं, कौन कौन सा वर्ड? एक हॉरिजेंटली, ठीक है? हॉरिजेंटली याद करा रहा हूं आपको, और एक मैंने रखा आपके सामने वर्टिकली, ओके? अब बताना हॉरिजेंटली और वर्टिकली में वर्ड वाइज बड़ा कौन है? वर्ड वाइज, अरे ज्यादा लेटर्स किसमें? हॉरिजेंटली में ना, तो हॉरिजेंटली बड़ा। एक्स और एक्स डैश में आपको अंदर से क्या फील आ रही है कि कौन बड़ा होगा? अरे लिंक कर रहा हूं याद करने का, ये लिंक है, जस्ट स्टोरी है मेरी ऐसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है ना सर याद नहीं हो पाता, पढ़ना तो सब कुछ पढ़ लेता हूं लेकिन याद नहीं हो पाता, याद भी हो जाता तो एग्जाम टाइम में भूल जाता हूं, कंफ्यूज हो जाता हूं, ठीक है? तो उसका दवा मैं आपको खिला रहा हूं कि कंफ्यूजन है, इसलिए मैं लिंक करके बोलता हूं, जब भी रिवाइज करो ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, लिंक करो खुद से, जैसे आप याद कर रख सको, ठीक है? तो ऐसा लिंक कर लो। तो मैंने लिंक किया है, आपको अगर कुछ और बेटर लगता है तो आप ऐसे लिंक करके याद को, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे वो मेरा वाला याद रख लेना, ठीक है? मैंने डब्बा याद करने के लिए आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि सुनना, यहाँ पे हॉरिजेंटली बड़ा है, एक्स और एक्स डैश में मेरे को फील आ रही है एक्स डैश थोड़ा बड़ा होगा, अरे डैश भी आ गया ना उसमें, और वो तो एक्स है केवल, तो हॉरिजेंटली में बड़े वाले को जब खोलो ना, मतलब जब एक्स डैश को खोलो तो हॉरिजेंटली पढ़ो, बड़े को बड़ा, ठीक है? तो जब मैंने एक्स डैश को खोला तो एक्स डैश इज इक्वल टू हॉरिजेंटली पढ़ा, कहने का मतलब कि एक्स में कॉस थीटा की मल्टीप्लाई की फील की, एक्स कॉस थीटा। फिर मैं नीचे नहीं गया क्योंकि सर ने सिखाया है बड़े को खोल रहे हो, मैंने एक्स डैश को खोल रहे हो तो हॉरिजेंटली पढ़ो, बड़े में बड़ा, ठीक है? तो हॉरिजेंटली पढ़ा मतलब एक्स कॉस थीटा, और फिर वाई साइन थीटा, चूंकि प्लस का है तो प्लस में वाई साइन थीटा। कितने लोग मेरे को वाई डैश की फॉर्मूला लिख देंगे? वाई डैश एक्स डैश क्या, मत भूल जाना, न्यू कोऑर्डिनेट। तो वाई डैश की फॉर्मूला जब बच्चा लिखने का तो एग्जाम में बैठ के सोच रहा है, कि सर हॉरिजेंटली लिखेंगे क्योंकि बड़े को खोल रहे तो हॉरिजेंटली पढ़ेंगे, तो एक्स साइन थीटा नहीं माइनस एक्स साइन थीटा होगा, क्योंकि बेटा साइन थीटा के आगे माइनस है, तो जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एक्स साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का वाई कॉस थीटा।
क्या याद रखोगे? अब सर इसको क्या बोला, इसको भी दिखा दो मेरे को। मैंने बोला वर्टिकली, जब आप छोटे को खोलोगे मतलब एक्स को खोल रहे हो, एग्जाम में बैठ के आपसे पूछ दिया ओल्ड कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है, ओल्ड कोऑर्डिनेट बताओ, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए मैंने एक्स को खोलना पड़ेगा आपको, और एक्स को खोलने के लिए आपको वर्टिकली पढ़ना पड़ेगा। छोटे को खोल रहे हो तो छोटा वर्ड वाला मैंने वर्टिकली पढ़ना पड़ेगा। तो वर्टिकली कैसे पढ़ेंगे सर? एक्स डैश कॉस थीटा, अरे यहाँ एक्स वाई तो आपने ले लिया तो बच गया ये पूरा सामान ना, तो एक्स डैश कॉस थीटा, ओके। और अब इधर मत जाना पढ़ते पढ़ते, नहीं तो ये हॉरिजेंटली हो जाएगा। वर्टिकली मैंने तेरे को नीचे जाना है, मतलब माइनस का वाई डैश साइन थीटा, ठीक है। y की फॉर्मूला बता देना जल्दी से मेरे को कोई। y की फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या, x डैश साइन थीटा, हाँ x डैश साइन थीटा, और चूंकि मेरे को नीचे जाना है वर्टिकली जाना है तो y डैश कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात सिखाता हूं। आज का क्लास थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि लास्ट क्लास थोड़ा सा कम टाइम का रहा था, ठीक है, तो ये क्लास थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। आज अपन बहुत सारी चीजें स्ट्रेट लाइन का लगभग 70% कंप्लीट कर लेंगे, 30% और बचेगा जो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। इंटरसेप्ट की बात करते हैं, ओके। इंटरसेप्ट क्या होता है सर? ये बहुत काम का चीज होता है, बहुत। इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक ऐसा डंडा जो एक्स एक्सिस को भी स्ट्रेट नहीं जा रहा है, स्ट्रेट में ड्रॉ कर लूं, एक ऐसा डंडा जो एक्स एक्सिस को भी काटे और वाई एक्सिस को भी काटे। कहां काटे सर? कहीं भी, कहीं भी, हाँ सर एक मिनट, मतलब अगर यहां पे काटा तो मैंने बोला कहीं इस पॉइंट पे काटा, हाँ, और यहां पे काटा तो मैंने बोला इस पॉइंट पे कट किया वाई एक्सिस को। अच्छा सर एक मिनट, अगर इस पॉइंट पे काटा तो इसने क्या इतना सा पार्ट एक्स एक्सिस का अपने एरिया में ले लिया, हाँ, दुनिया इसको बोलेगी तूने एक्स एक्सिस पे काटा, हाँ, तो इतना सा पोर्शन को दुनिया नाम देती है एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि इस डंडे ने ना इतना सा एरिया एक्स का काट दिया, ठीक है। अरे ऐसा फील करो ये दो डंडे, आपने चाकू मारा जस्ट यहां पे, ठीक है, काटने जैसे सब्जियां घर में कटती है ना, तो चाकू आपने मारा तो इतना सा एरिया तो कट जाएगा ना, तो ये एरिया एक्स का कटेगा तो दुनिया उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलेगी। एक बच्चे ने बोला अच्छा सर इतना सा एरिया वाई का कट रहा है तो मैं इसको वाई इंटरसेप्ट बोल दूं क्या? हाँ, तो इसको वाई इंटरसेप्ट बोल दे क्योंकि तूने वाई का एरिया काटा है। मतलब जब भी एक लाइन एक्स एक्सिस को काटती है और वाई एक्सिस को काटती है वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बना देती है। हाँ सर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे कल को? मेरे को नहीं पता है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, मेरे को इतना पता है। अरे एक्स एक्सिस पे अगर कोई लाइन कटती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना, उल्टा एक्स पे कटा तो वाई जीरो होता है, क्योंकि आप हॉरिजेंटली तो चल गए, वर्टिकली कितना चले ओरिजिन से? एक भी नहीं। भूल रहे हो तो ऐसे सोचो मेरा वाला डायलॉग, हॉरिजेंटली से तो है ना दूर ये पॉइंट, तो एक्स एक्सिस तो होगा, लेकिन ओरिजिन से पूछोगे कितना ऊंचा हो तो बोलेगा अरे मैं तो ओरिजिन के ऊपर ही बैठा हूं, ऊपर नहीं बैठा लेकिन पैरेलली तो बैठा हुआ हूं ना, तो ओरिजिन से मेरी वर्टिकल हाइट कितनी है? जीरो, तो इसलिए वाई एक्सिस तो जीरो होगा और एक्स एक्सिस कुछ ना कुछ होगा, तो मैं इसको अल्फा बोल देता हूं, अल्फा कॉमा जीरो। कितने लोगों को इतना समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे जीरो कॉमा बीटा। अच्छा, और अगर कल को सर इक्वल इंटरसेप्ट होता तो मतलब जितना मैंने एक्स में काटा उतना ही वाई में काटा, तो अल्फा कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बीटा, ठीक है, सॉरी अल्फा कॉमा जीरो और जीरो कॉमा अल्फा होता, जितना इधर कोऑर्डिनेट होता उतना ही इधर कोऑर्डिनेट होगा, अगर सामने वाला ऐसे वर्ड का यूज करता कि तूने इक्वल इंटरसेप्ट काटी है। अगर इक्वल नहीं काटी है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर थोड़ी होगी, ठीक है, तो अल्फा कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बीटा। तो सर मैं करूंगा क्या, मैं क्वेश्चन में कैसे इसका यूज करूंगा? जब भी आपके क्वेश्चन में कानों में इंटरसेप्ट सुनाई दे तो ऐसी फोटो पूरा टू पूरा आपके दिमाग में बना लेना है, और कई बार आपको पेपर में भी बनाने की जरूरत, पेपर में बना लेना सॉरी, ठीक है। तो जब भी इंटरसेप्ट सुनना, ये पूरा फोटो कहने का मतलब कि कोऑर्डिनेट्स में लिख जाने हैं, लिख डालने हैं कोऑर्डिनेट्स भी, ठीक है। चले आगे की बात सिखाता हूं। इसमें एक और बात कि सर अभी अभी आपने बोला कि व्हेन इक्वल इंटरसेप्ट, आपने इक्वल इंटरसेप्ट जैसे नाम का वर्ड का यूज किया, व्हेन इक्वल इंटरसेप्ट, तो सर इक्वल इंटरसेप्ट के टाइम में एक फोटो बनाना मेरे को। एक बच्चे ने बोला रुको बनाता हूं, इक्वल इंटरसेप्ट के टाइम फोटो, स्ट्रेट कर लो इसको, ठीक है, इसको स्ट्रेट बनाऊंगा तो थोड़ा फील आएगा आपको अच्छे से। इक्वल इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, अगर वो इक्वल इंटरसेप्ट की बात कर रहा है सुनना, तो ये कोऑर्डिनेट मेरे को बताना, ये कोऑर्डिनेट सर कहीं अपने आप में होगा अल्फा कॉमा जीरो, हाँ, चूंकि इक्वल बनाया मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर है, जितना इधर काटा उतना इधर भी काटा, तो हॉरिजॉन्टल दूरी और वर्टिकल दूरी बराबर है, तो अगर ये अल्फा कॉमा जीरो तो ये जीरो कॉमा अल्फा,
ठीक है। अच्छा, एक मिनट सर, कितने लोग मेरे को इस लाइन की स्लोप बता देंगे? स्लोप सर ये कब सिखाया? लास्ट क्लास में, कि 2 पॉइंट दिया हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालने का फॉर्मूला दोनों का y कोऑर्डिनेट घटा देते हैं और दोनों का x कोऑर्डिनेट घटा देते हैं। एक बच्चा y कोऑर्डिनेट घटाने गया तो अल्फा माइनस 0 किया, एक x कोऑर्डिनेट घटाया तो अल्फा माइनस 0 किया। ठीक है। अच्छा, सॉरी 0 माइनस अल्फा किया, 0 माइनस अल्फा। ठीक है। इधर अल्फा माइनस 0 किया तो अब इसको ही पकड़ना, तो 0 माइनस अल्फा किया। ठीक है। ये तो सर -1 आ गया। स्लोप इज इक्वल टू -1, और आपको पता है स्लोप इज इक्वल टू -1 मैंने tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा की वैल्यू कितना, कितना पता है? थीटा की वैल्यू कितना? 135 डिग्री। अच्छा सर ये, लेकिन कितने लोगों को पता है इक्वल इंटरसेप्ट बोला एक्स और वाई में काटना, थोड़ी बोला पॉजिटिव में काटना। तो मतलब सर इसका मतलब सिंपल सा, कि कल को इंटरसेप्ट काटने वाला इस इलाके को भी तो यूज कर सकता है। ठीक है। तब वो क्या बोलेगा सर, उससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे को? अरे तब x तो अभी भी वही होगा, x इंटरसेप्ट तो अभी भी पॉजिटिव का, सॉरी y इंटरसेप्ट तो अभी भी पॉजिटिव का होगा, लेकिन x इंटरसेप्ट अपने आप में नेगेटिव हो गया होगा। तो सर उससे क्या होगा? अरे उससे ये होगा कि जिसको तूने अल्फा कॉमा 0 बोला ना, अब इधर की दुनिया में उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस अल्फा कॉमा 0। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? उससे स्लोप में फर्क पड़ेगा। सोच के देखो, अगर इस लाइन की स्लोप बनाओ, इस लाइन की स्लोप निकालू मैं, इस लाइन की स्लोप, तो बताना स्लोप इस लाइन की क्या हो जाएगी? एक बच्चा बोल रहा है सर y कोऑर्डिनेट को घटाओ, तो अल्फा माइनस 0 को मैंने घटाया। ठीक है। इधर से घटाओगे तो 0 माइनस में माइनस अल्फा क्या, 0 प्लस अल्फा हो जाएगा। अब की बार स्लोप की वैल्यू 1 आ गई। कितने लोग पता है स्लोप 1 मैंने tan थीटा 1, और अगर tan थीटा 1, तो थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं 45 डिग्री। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि अगर उसने बोला इक्वल इंटरसेप्ट, थोड़ी बोला कि दोनों को पॉजिटिव लेना। तो अगर आपने इंटरसेप्ट काटा इक्वल इंटरसेप्ट, और क्वेश्चन में देखा इक्वल इंटरसेप्ट की बात कर रही है, तो थीटा 135 डिग्री भी चलेगा और थीटा 45 डिग्री भी चलेगा। तो उस टाइम स्लोप -1 को भी हाँ बोलोगे और स्लोप 1 को भी हाँ बोलोगे, और कोऑर्डिनेट तो मैंने आपको सिखाई दिया। तो इतनी सारी बात अगर आपको इंटरसेप्ट में ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत काम में आएगा। अब मूव करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। अब इक्वेशन बनाना सीखेंगे, कि मैंने आपको एक इक्वेशन सिखा रखी कि दो कोऑर्डिनेट जब दिया होता है, तो अब सारे इक्वेशन को देखेंगे, जितने भी प्रकार के इक्वेशन बन सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन को लेके। सर ये डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? एक लाइन की एक ही इक्वेशन होगी, एक ही इक्वेशन, उसको अलग अलग तरीके से दिखाने का तरीका होगा। जैसे जितने भी इक्वेशन होंगी दुनिया में, जितने भी इक्वेशन आप बना सकते हो स्ट्रेट लाइन के नाम में, वो सभी को ओरिजिनली दिखाओगे ना, ओरिजिनली, तो उनका यही रूप होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। उनका जो असली रूप होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। इसलिए दुनिया इनको बोलती है जनरल फॉर्म। ठीक है। अच्छा सर मैं दूसरा फॉर्म बनाऊंगा, दूसरा फॉर्म वो भी इसी से बना होगा, हाँ इसी से बना होगा। तीसरा बनाऊंगा वो भी इसी से बना होगा, हाँ। मतलब सर जो एक लाइन की इक्वेशन में डिफरेंट नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रहे हो। एक आदमी के 10 चेहरे हैं, आदमी तो वही है ना। अरे आदमी तो वही है ना, आदमी नहीं बदल रहा। आप जस्ट उसके चेहरे को बदलते जा रहे हो, उसकी फोटो को बदलते जा रहे हो, आदमी वही है। ठीक है। तो इसकी बात समझ लेना, ए बी सी के ऊपर कोई कमेंट नहीं, एबीसी कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, तो बोला x इज इक्वल टू सी इक्वेशन होती है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो आपको पता भी, x इज इक्वल टू 3, बचपन से पढ़ते आ रहे, x इज इक्वल टू 3 पैरेलल इसके वाई एक्सिस के, ऐसे। ठीक है, वर्टिकली x इक्वल टू 3, और y इक्वल टू 3 बोल दे तो x एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये दोनों बात आप बहुत स्टार्टिंग से ही पढ़ के आ रहे हो। चलिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब आते हैं एक्चुअल फॉर्म पे। अब इसका पहला फोटो बदला गया, ठीक है, जिसका नाम रखा गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये नाम में ही इसका काम छुपा है। पॉइंट स्लोप फॉर्म कहने का मतलब कि जब दुनिया तुझे ना एक पॉइंट दे दे, पॉइंट मतलब क्या, फिक्स्ड पॉइंट, हाँ, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट दे दे, ठीक है, और साथ में एक स्लोप दे दे। किसकी स्लोप? उसी लाइन की, जिस लाइन की तू इक्वेशन लिख रहा है। अच्छा मतलब अगर इस लाइन की मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, तो सामने वाला देने वाला एक कोई फिक्स्ड पॉइंट दे देगा। किस पे देगा? इसी लाइन पे कहीं भी। बोल दिया कि 2,3 लाइज ऑन दिस लाइन, तो 2,3 उसने फिक्स पॉइंट दे दिया, हाँ, और इस लाइन की उसने स्लोप भी दे दी m। तब मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा दिखना, मैंने आपको शायद पिछले क्लास में सिखाया हुआ।
तब मैं इक्वेशन लिखूंगा y में y कोऑर्डिनेट घटाऊंगा, फिक्स पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मतलब y में y1 घटा दिया, इज इक्वल टू दुनिया को दिखाऊंगा स्लोप यहां पे, और फिर स्लोप के बगल में हमेशा x में कोऑर्डिनेट घटाना, और ये इक्वेशन दुनिया को बना के दिखाना। ठीक है, अच्छा सर एक मिनट, स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है इस पूरी इक्वेशन में, वो आपको सिखा, इतना तो सबको ही पढ़ाता है, हाँ इतना सबको ही पढ़ाता है। स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है इस इक्वेशन में? स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है ना कि ये आपको या तो वो दे देगा कि हाँ तू फिक्स पॉइंट ले और तू स्लोप ले और इक्वेशन लिख दे, और आपको पता है ऐसा क्वेश्चन तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिंदगी में नहीं आने वाला, नहीं, उल्टा खेलना है आपको। कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूरा उल्टा खेलती है, वो आपको एक लाइन की इक्वेशन दे देगी लिखने के लिए, तो आपको ये बोल रही है ना क्या पूरा का पूरा फोकस दो चीजों पे करो, कहीं से भी आपको स्लोप मिल जाए, कहीं से भी, अगर कहीं से भी आपको स्लोप मिल जाए, कहीं से भी आपको एक फिक्स्ड पॉइंट मिल जाए, तो आप स्लोप आप इक्वेशन लिख दोगे। आपको जस्ट उल्टा सोचना है, वो आपको देगी नहीं फिक्स पॉइंट और वो आपको स्लोप भी नहीं देगी, वो उसके लिए क्लू देगी और उस क्लू को आपको खोजना होगा। ठीक है, उस क्लू से आपको फिक्स पॉइंट निकालना होगा और स्लोप निकालना होगा। मतलब सर अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आया तो सबसे पहले मैं फिक्स पॉइंट के पीछे भागूंगा, हाँ, और स्लोप के पीछे भागूंगा, हाँ। फिक्स पॉइंट तो हो सकता है दे, कहेंगे फिक्स पॉइंट तो मैक्सिमम क्वेश्चन में देगा ही देगा, स्लोप के पीछे भागना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट फाइंडिंग ऑफ स्लोप, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा तेरे को, तब तू जाके इक्वेशन लिखेगा। चले एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बोला एक लाइन है कि जो इससे पास कर रही है, अगर इससे पास कर रही है तो ये पॉइंट उस लाइन पे है, तो ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। कितने लोगों को पता स्लोप निकालनी पड़ेगी, या तो स्लोप वो डायरेक्ट बोलेगा कि ले स्लोप की वैल्यू 3 रख दे, अब ऐसा तो बच्चों टाइप क्वेश्चन पूछेगा नहीं, वो क्लू देगा, और मेरा क्लू यही है कि इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइन कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब तूने अभी पढ़ा ना, इक्वल इंटरसेप्ट नाम की चीज, वही बोल रहा है। इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस माने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइन कर रहा है। इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस बोलना ज्यादा सही होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख दिया, गलत है ये। इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस, एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइन कर रहा है। अच्छा, इक्वली इंक्लाइन के टाइम तो सर दो बातें होती थी, कौन कौन सी दो बातें होती थी? या तो कल को स्लोप 1 हो जाएगा, हाँ, या तो स्लोप -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं दो इक्वेशन दुनिया को दिखाऊंगा। कौन कौन सा दो इक्वेशन? एक में y में से y कोऑर्डिनेट घटाऊंगा तो y - 4 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू बोलूंगा 1, और x में से x1 घटाऊंगा तो x में से 4 घटा दिया। ओके, और दूसरा मैं लिखूंगा तो लिखूंगा y में से y कोऑर्डिनेट घटा रहा हूं, इस बार मैं स्लोप को -1 ले रहा हूं और x में से x कोऑर्डिनेट घटा रहा हूं 4। तो ये मेरी पहली लाइन हो गई और ये मेरी दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, जो दोनों इक्वल इंटरसेप्ट बना रही होंगी। ओके, आइए बात करते हैं आगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू जैसे शब्दों का यूज करना, वो बोल रहा है कि ये तेरा फिक्स पॉइंट, इस बार फिक्स पॉइंट को भी घुमा दिया। पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिससे पास करेगा वो पॉइंट उस लाइन पे ही होगी ना, हाँ, तो उसका फिक्स पॉइंट है। मतलब सर फिक्स पॉइंट 0,0 है, हाँ। एंड बोल रहा है मेकिंग 30 डिग्री टू वाई एक्सिस, काम की बात। स्लोप मतलब tan थीटा होता है, तो बार बार वो आपको थीटा देगा, बार बार थीटा देगा, क्योंकि थीटा देना, कोऑर्डिनेट्स देना, दोनों ही स्लोप निकालना होता है। अरे थीटा देगा तो आप tan थीटा से स्लोप निकालोगे, अगर दोनों कोऑर्डिनेट दे दिया और बोला स्लोप निकाल, तब भी आप निकाल लोगे, हाँ। तो स्लोप निकालने के दो तरीके, एक तो tan थीटा से सोच जाओ, एक दोनों कोऑर्डिनेट घटा के सोच जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा, लेकिन स्ट्राइकिंग पॉइंट वाई एक्सिस से दिया, मतलब ये वाई एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है ये लाइन, मतलब ये 30 डिग्री है। ले पता है दुनिया में सारे एंगल्स एक्स एक्सिस से लिए जाते हैं, हाँ, तो 30 डिग्री नहीं है, स्लोप निकालते टाइम में 90 + 30 डिग्री है। मतलब जब स्लोप होगा ना इसका स्लोप, वो स्लोप भैया tan 30 मत कर देना, tan 120 डिग्री। ठीक है, और इसकी वैल्यू हर किसी को पता है कि -√3 हो जाएगा। तो लिख लोगे कैसे? y में से y कोऑर्डिनेट घटाओगे तो y - 0 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज -√3, x में से x कोऑर्डिनेट, x में से 0। ये लाइन की अभी बहुत बच्चे टाइप क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आगे थोड़ा सा लेवल पे भी बढ़ाने वाला हूं। चले अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। अब या तो क्वेश्चन वाला एक फिक्स पॉइंट देगा और कोई थीटा दे देगा, थीटा देना मैंने स्लोप देना, लेकिन अभी अभी मैंने बोला स्लोप निकालने का तरीका एक और होगा, क्या कि वो कल को 2 फिक्स पॉइंट दे दे। अरे उसने बोला ये लाइन ले, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिख, और इसकी इक्वेशन पे मैं तुझे ना 2 फिक्स पॉइंट देता हूं,
एक x1 y1, ठीक है, और दूसरा मैंने फिक्स पॉइंट दे दिया x2 y2। अब की बार स्लोप लिख, तो स्लोप लिखने का तरीका उसको पता है, वही y में से y कोऑर्डिनेट घटाना, ठीक है। तो किसको घटाऊं सर? अब बच्चा ये भी कंफ्यूज, किसको घटाऊं, इसको और इसमें किसको घटाऊं? तो मैंने बोला ना, किसी एक को घटा दो, किसी एक को घटा दो। अच्छा, किसी एक को घटा दूं? हाँ, माने y में से y1 को भी घटाऊंगा तो चलेगा, y2 को भी घटाऊंगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ सर, वही सेम इक्वेशन आएगी। हाँ, सेम इक्वेशन आएगी, लेकिन ध्यान देना कैसे सेम आएगी। इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर आपने y में से y1 किया तो यहां y2 माइनस y1 करना होगा स्लोप निकालने के लिए, और यहां x2 माइनस x1 करना होगा। मतलब सर मेरे को नहीं समझ में आया, रुकना अब भी समझाता हूं, अभी समझाता हूं। कभी भी दो फिक्स पॉइंट का खेल हो ना, तो सामने से चल के x1 y1 और x2 y2 बोल दो, नाम रख दो उनका x1 y1 और x2 y2, फिर इस फॉर्मूला का यूज करो। मतलब जिसको आपने y में से y1 इसको घटाया ना, स्लोप के टाइम में आप इन दोनों को घटा रहे होगे, फिर इन दोनों को घटा रहे होगे। सर इन दोनों को घटा के इसमें से घटाया तो नहीं होगा? होगा, तब भी होगा, क्योंकि यहां माइनस आ गया, यहां माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं स्लोप के टाइम में बार बार की, अगर कोई बच्चा इससे इसमें घटाया और दूसरी बार इससे इसमें घटा दिया ना, तो गलत हो जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में घटाए तो आपको इसी डायरेक्शन में घटानी पड़ेगी, तब जाके सही होगा। मैंने y2 माइनस y1 करना होगा और x2 माइनस x1 करना होगा। नहीं तो बार बार मैंने स्टूडेंट को देखा स्ट्रेट लाइन में स्लोप में क्या गलती करते हैं, उन्होंने y2 माइनस y1 घटाया, फिर इधर से x1 माइनस x2 कर दिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आए कहानी समझ में? तो ये क्या लिखा है सर, ये तो अपना m ही है, तो इसी इक्वेशन को लिखा मैंने। हाँ, इसी इक्वेशन को तो लिखा है, यही तो मेरी लाइन की इक्वेशन है। हाँ, और इसी लाइन की इक्वेशन को मुझे पता है कि tan थीटा से भी स्लोप निकाल सकता हूं। हाँ, इस m की वैल्यू tan थीटा से निकालूंगा इस बार। हाँ, और यहां पे चूंकि 2 पॉइंट दे देगा तो 2 पॉइंट से मैं निकाल रहा हूं, दोनों का y कोऑर्डिनेट घटा के अपॉन में दोनों का x कोऑर्डिनेट घटा के, बात वही है। तो एक बच्चा सोच रहा है सर एक फिक्स पॉइंट और थीटा दे दे तब भी मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, और दो फिक्स पॉइंट दे दे तब भी मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं। तो मैं दो फिक्स पॉइंट के पीछे भागूंगा, वो मेरे को मिल गया तब भी मैं लाइन की इक्वेशन को हाँ बोलूंगा। ठीक है, अच्छा कितने लोग पता है मीडियन AD का इक्वेशन निकालना। अगर AD का इक्वेशन लिखना है आपको, तो A के नाम पे तो क्वेश्चन वाला खुद ही बोल रहा है कि ये AD से ही पास कर रहा है, तो एक फिक्स पॉइंट मेरे को यहां मिल गया। दूसरा फिक्स पॉइंट क्या होगा, D, और मेरे को पता है अगर D मीडियन है, AD मीडियन है, तो ये मिड पॉइंट होगा। हाँ, और अगर ये मिड पॉइंट होगा तो कौन कौन बच्चे इसका कोऑर्डिनेट 1 सेकंड में लिख देंगे? कैसे सर? अरे ऐसे कि मैंने 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, और यहां से मैंने 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ऐसे ही मिड पॉइंट निकालते हैं ना। तो ये हो गया 2, 2। ठीक है, मेरा दूसरा फिक्स पॉइंट ये आ गया। तो अब लाइन की इक्वेशन लिखना कितना आसान है, y में से किसी एक को पकड़ो। मैंने लेट से 0 0 को पकड़ लिया, y - 0। अब स्लोप के टाइम देखना, y2 माइनस y1 कर रहे हो तो 2 - 0 अपॉन में 0 - 2 मत कर देना। y2 माइनस y1 किया, इस टाइम y को इसमें से इसको घटाया तो x को भी इसमें से इसमें ही घटाना है, तो 2 - 0 ही करना है। तो मैक्सिमम बच्चे 0 - 2 कर देंगे और वो गलती हो जाएगा, -1 स्लोप आ जाएगा। और यहां में x माइनस में 0, यहां भी इंपॉर्टेंट है क्या, एक और चीज, कि अगर आपने y माइनस y1 इसको फिक्स पॉइंट y1 घटाया, तो x में से इसको x1 मत ले लेना, इसको फिक्स पॉइंट मत ले लेना। मतलब कहने का मतलब y - 0 कर रहे हो और x - 2 मत कर देना। ठीक है, किसी एक को फिक्स पॉइंट बोल रहे हो ना, तो दोनों जगह उसी के कोऑर्डिनेट घटाना। ये नहीं कि y का इसका ले लिया, x का उस फिक्स पॉइंट का ले लिया, नहीं, तब भी गलत होगा। जहां जहां गलती एक बच्चा कर सकता है ना, वहां मैं आपको समझा दे रहा हूं। चलिए आगे की बात करता हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी इंपॉर्टेंट है अगला डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आगे इसकी बात करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आपको इक्वेशन सिंपल दिखेगी, y = mx + c। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको और सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अदर चैप्टर पढ़ेंगे ना, जैसे एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, ये सब में यही काम में आएगा। y = mx + c। अच्छा सर, y क्या है? वेरिएबल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। x क्या है? वेरिएबल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। m क्या है? m को तो देख ही चुके हैं, स्लोप ऑफ लाइन। अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर अगर कल को मेरे को इक्वेशन ऐसी दी होगी, y = 3x प्लस में 2, तो मैं डायरेक्ट दुनिया को बोलूंगा कि यही मेरा स्लोप है। हाँ, x के जो बगल में वही मेरा स्लोप है। हाँ, तो इक्वेशन देख के आपको स्लोप बनाने आनी चाहिए।
अच्छा, एक बच्चे ने बोला हर बार जरूरी तो नहीं है y का कोफिशिएंट सर 1 होगा, कल को y का कोफिशिएंट मान दिए 2y होगा इज इक्वल टू 4x प्लस में 3, तब क्या मैं दुनिया को ये बोल दूंगा कि ये मेरा स्लोप है? नहीं, तू पहले y को अकेला तो कर, y इज इक्वल टू 4/2x प्लस में 3/2 ऐसा तो कर, ये स्लोप बोल दुनिया को, ये मत बोल, ठीक है? तो कितने लोग पता है लाइन की इक्वेशन दी हुई है तब मैं स्लोप निकाल सकता हूं, कैसे? y को अकेला करूंगा, साथ में पॉजिटिव भी करूंगा। कितने लोग पता है y पॉजिटिव है और x कैसा है? सोच के बताना, x कैसा है? उधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, क्योंकि कल को चल के मान जाओ क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, ले इसकी स्लोप बता, 3x माइनस में 4y प्लस में 3 इक्वल टू 0, इसकी स्लोप बना। अब अच्छा दिमाग लग रहा है इसकी स्लोप कैसे बताऊं, ऐसी फोटो कैसे बनाऊं? y को अकेला करना है, तो कितने लोग बताएंगे मेरे को 3x अपॉन में y को अकेला करना मतलब -4 की डिवाइड लगाना, हाँ -4 की डिवाइड लगाना, हाँ -4 की डिवाइड अगर इस पे लगाया तो ये हो गया -4, ठीक है? अगर इसमें डिवाइड लगाया -4 की तो होगा प्लस का y, -4y में -4 की डिवाइड लगाओगे तो प्लस का बन जाएगा ना, तो y को पॉजिटिव भी बनाना है, प्लस में 3 अपॉन में -4 इक्वल टू 0। अब आज के दिन मेरा y पॉजिटिव है, अगर y पॉजिटिव है तो मैं इधर कर देता हूं, y इज इक्वल टू, ये इधर गया x इधर गया तो मेरे को दिखेगा 3/4x, सोच जाना, ठीक है? y इज इक्वल टू 3/4x, और इधर ये गया प्लस का c इधर गया, y इज इक्वल टू mx प्लस में c, तो ये हो गया प्लस का 3/4, सोच गए? अब ये मेरा स्लोप है 3/4, ठीक है? अब आपको ऑब्जर्व कराता हूं, जल्दी से बताना, ऑब्जर्व कराता हूं, 3/4, 3 कहीं आपको, ये मेरी इक्वेशन दी हुई थी, 3 कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, हाँ कहां लिख दो, यहां पे लिख देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, m इज इक्वल टू, मैं ऑब्जर्व करा रहा हूं आपको, अगर मैंने ऑब्जर्व करा 3 क्या है, 3/4 स्लोप आया ना, 3 क्या, x का कोफिशिएंट, तो मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में, और नीचे क्या आया 4, 4 कहीं तो देखोगे तो y का कोफिशिएंट लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला बच्चा हमेशा याद रखता है, या फिर एक बच्चा बोलेगा सर माइनस को बाहर भेज दो ना, माइनस को बाहर भेज दो, हाँ, तो m का फॉर्मूला मैं हमेशा याद रखूंगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। यहां पे बोलता तो क्या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बोलना 3, नहीं -3, क्योंकि इधर जाके सोचना है x प्लस बी वाई प्लस सी टाइप में सोचना है, तो 3 नहीं -3, और अपॉन में y का कोफिशिएंट बोलना 1, तो 3/1 -3/1, और माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला वाला, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो स्लोप 3 आ गया, तो सबके लिए यह काम करेगा, कौन सी इक्वेशन के लिए? ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 के लिए, ये स्लोप का फॉर्मूला मैंने ऑब्जर्व कर लिया, ओके, जो काम में आएगा आपके मैक्सिमम क्वेश्चन में। फाइंड स्लोप फॉर्म ऑफ दिस, स्लोप फॉर्म बनानी है, मैंने बनाना सिखा दिया आपको, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपसे स्लोप पूछ देता हूं, फाइंड स्लोप, फॉर्म की बात नहीं करो, स्लोप फॉर्म करने का मतलब कि वही y को अकेला करो, ठीक है, और x को उधर भेज दो, c को उधर भेज दो, चलो वो भी कर ही लेते हैं। अगर वो किया तो इधर कितने लोग दिखा, -3y इज इक्वल टू माइनस का 2x और प्लस का 5, ओके। फिर मुझे y को अकेला करना होता है तो y इज इक्वल टू -3 की डिवाइड मार दो, इधर ही कर दिया, इधर ही कर देता तो ज्यादा एक लाइन में हो जाता, 1 लाइनर हो जाता, ठीक है, -3 की डिवाइड मार दिया तो इधर हो गया 2 अपॉन में -3x, ये हो गया प्लस का y इज इक्वल टू -3 की डिवाइड मार रहा हूं 5 अपॉन में -3, ठीक है। फिर मुझे दिखेगा y इज इक्वल टू, ये कहीं उधर जाएगा, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2/3x, ठीक है, और माइनस का 5/3, ये मेरा हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप में, ठीक है। अब मेरे को स्लोप बताना है तो डायरेक्ट बोलना स्लोप यही है जो x के पास में, तो m इज इक्वल टू 2/3, लेकिन मैं डायरेक्ट यहीं पे स्लोप बताना सिखा रहा हूं आपको, डायरेक्ट यहीं से स्लोप बताओ, इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आपको कई बार इसी से स्लोप बताना होगा, यहीं से डायरेक्ट। तो क्या सिखाया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बोलना 2, कोफिशिएंट ऑफ y बोलना माइनस का 3, माइनस से माइनस उड़ गया 2/3 डायरेक्ट, ठीक है। चले आगे की कहानी सिखाता हूं आपको, बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR इफ PQR ये है मेरे, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आपसे पूछा है,
तो सबसे पहले PQR को दुनिया में लाऊंगा तो एक ट्रायंगल की फील हमेशा आ जाती है मेरे को, ठीक है। अरे PQR 3 पॉइंट को लेकर ट्रायंगल तो बना सकता हूं ना। मैंने Q को बोल दिया 0,0, ठीक है, 0,0 बोल दिया। P को मैंने बोल दिया -2,0 और R को कहीं मैंने बोल दिया 3,3√2, ठीक है। आपको एंगल बाइसेक्टर बनानी है, उसकी इक्वेशन PQR के लिए। मैंने एंगल PQR के लिए, एंगल PQR सर कहीं ये है, तो इसकी एंगल बाइसेक्टर कहीं ये होगी, इसकी इक्वेशन बतानी है मेरे को। तो मैंने आपको क्या बोला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम उल्टा खेलेगा, इसकी इक्वेशन बतानी है। हाँ, तो बच्चा सोचेगा अगर इसकी इक्वेशन बतानी है ना, तो मेरे को इसका फिक्स पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप तो निकल नहीं सकता क्योंकि एंगल के नाम पे कुछ भी नहीं पता है। तो दो फिक्स पॉइंट पता कर लो। एक फिक्स पॉइंट मेरे को पता है, लेट्स से इसको मैंने डी बोल दिया, मेरे को डीपी की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ डीपी, इक्वेशन ऑफ डीपी। क्या इक्वेशन ऑफ डीपी के लिए आपको दो फिक्स पॉइंट चाहिए। एक फिक्स पॉइंट क्वेश्चन वाला दे रहा है, बोल रहा है कि क्यू ही है फिक्स पॉइंट, तो क्यू इक्वल टू 0,0। दूसरा फिक्स पॉइंट तू निकाल। कैसे निकालो, उसने बोला ये लाइन नॉर्मल लाइन नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर है भैया। तो सर उससे क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, मैंने पिछले क्लास में सिखाया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर की खास बात होती है कि एंगल को बाइसेक्ट करता ही करता है, हाँ, लेकिन वो मेरे काम में नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं काम में आने वाला। काम में ये आने वाला है कि अगर तू एंगल बाइसेक्टर है ना, तो तू इस वाली लाइन को रिमेनिंग साइड के रेशियो में काट रहा होगा। अच्छा, मैंने ये पीआर को, अगर मैं पीआर को पकड़ता हूं, पी को, और यहां पे मैंने पकड़ा आर को, ठीक है, और बीच में कहीं मेरा डी है, अरे मैंने इस लाइन को उठा लिया, ठीक है, तो मुझे पता क्या चलेगा, ये पीडीआर जो डी है ना, ये कुछ इस प्रकार से इसको बाइसेक्ट करेगा रिमेनिंग टू साइड्स के में। तो रिमेनिंग साइड मैंने मेरा पी क्यू और क्यू आर है, ठीक है, इधर से इसको देख रहे हैं बाइसेक्टर, तो ये दोनों साइड लेते हैं, ठीक है। ये डी आर को इसके पास वाला होता है और पीडी को इसके पास वाला साइड होता है, तो पी क्यू रेशियो क्यू आर, पी क्यू रेशियो क्यू आर इस रेशियो में डिवाइड करेगा। अच्छा, और मेरे को P पता है, मेरे को P पता है -2,0, और मेरे को R पता है, मेरे को R पता है 3√3√2, ठीक है। अच्छा, और मेरे को रेशियो पता है, PQ की वैल्यू कितने लोग बताएंगे, PQ निकाल लेंगे, PQ की वैल्यू यहीं से बताना, डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकालते हैं ना, तो -2 का स्क्वायर, ये तो 2 हो जाएगा डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट 2 हो जाएगा, लेकिन यहां पे थोड़ा करना पड़ेगा आपको काम। दोनों का y कोऑर्डिनेट घटाऊंगा तो 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3√2 का स्क्वायर, बच्चा सोच रहा है 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, ठीक है, प्लस में x कोऑर्डिनेट घटा रहा हूं तो 3 - 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, तो 18 और 25, तो 25 10 35 और फिर 45 45, और 45 में आपको 2 घटा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो रूट का 43। ओके, अब रूट का 43 क्या होता है, सही तो मैंने कैलकुलेशन सही तो किया, सॉरी एक गड़बड़ हो गई बहुत ही, कि रेशियो इसका क्यों निकाल रहे हैं, इसको तो डिवाइड ही मार रहा है, रेशियो क्या होगा क्यूआर, क्यूआर है ना PQ, तो PQ मैंने निकाल लिया, फिर क्यूआर, क्यूआर ये वाला साइड निकालूंगा ना, ये वाला साइड निकालूंगा ना, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट घटा के, तो 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अभी मैंने 18 लिखा, प्लस में 3 का स्क्वायर मैंने 9 लिखा, तो 27 हो जाएगा, मैंने 3√3, तो रेशियो हो जाएगा भैया 2√3 कितने लोग मेरे को इतना सोच के बता देंगे कि अगर रेशियो दे दे, दोनों कोऑर्डिनेट दे दे, तो क्या मैं डी नहीं निकाल दूंगा, और मेरे को डीपी की इक्वेशन लिखाने के लिए एक फिक्स पॉइंट क्यों है पता है मेरे को, और एक फिक्स पॉइंट मेरे को डीप निकाल ही लूंगा, तो यहां से मैं डी निकाल लूंगा, और अगर मैं यहां से डी निकालूंगा मेरे पास दूसरा फिक्स पॉइंट डी हो जाएगा, और इन दोनों की मदद से मैं डीपी की इक्वेशन लिख दूंगा। कर लोगे इतना काम, मैं करूं तो नहीं, टाइम बचेगा मेरा, यहां पे मैंने आपको दिखा दिया। सर क्लिक कैसे करेगा एग्जाम में, ये बस मेरे को बता दो। आप एंगल बाइसेक्टर सुनोगे, एंगल बाइसेक्टर मैंने इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको वहीं पे सिखाया था, एंगल बाइसेक्टर मैंने वो डिवाइड करता है रेशियो में, तो जब भी आपकी कानों को डिवाइड रेशियो में सुनाई देगा ना, तो आपको डिवीजन फॉर्मूला वो काम में आना चाहिए, डिवीजन फॉर्मूला आपको क्लिक करना चाहिए, उससे मैं कोऑर्डिनेट बता सकता हूं। तो कोऑर्डिनेट बताने का मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर रेशियो गिवन हो, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट, तो मैं उस पॉइंट को बता सकता हूं, और इस पॉइंट को ही तो बताना था। क्यूडी पे मुझे पता है 2 फिक्स पॉइंट चाहिए, एक क्यू चाहिए और एक मेरे को डी चाहिए, तो डी के पीछे भागा मैं, ठीक है। चले आइए आगे की बात सिखाता हूं। बोला ए ये है, बी ये है, इससे लेते हुए एक लाइन बनाई गई ए बी, ठीक है। अच्छा,
2,0 आपको कहीं इधर उधर मत बना देना, एक्स एक्सिस पे ही बनाना 2,0, क्योंकि हर किसी को पता है 2,0 कहीं एक्स एक्सिस पे ही होगी। एंड बी 6,4, इसको मैंने यहां बना दिया 6,4 को। ठीक है, इसको लेती हुई एक लाइन बनी ए बी, ए और बी को लेती हुई ए बी लाइन बनेगी ना। ठीक है, मैंने ए बी बना दिया। ओके, अब बोला है क्वेश्चन में, अब आगे पढ़ता हूं। बोला है लाइन ए बी इज रोटेटेड अबाउट ए बाई 15 डिग्री। ए पर से किसी ने इसको रोटेट कर दिया, ए पर से, तो ए तो नहीं बदलेगा ना। रोटेटेड बाई ए का मतलब हुआ कि ए को मत बदलना भैया, ए को मत बदलना। हाँ, ऐसे रोटेट कर दिया मैंने। कितना डिग्री रोटेट किया मैंने? क्वेश्चन में बोला तूने 15 डिग्री रोटेट कर दिया। अच्छा, अब इक्वेशन बता न्यू लाइन की। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन। ठीक, अच्छा इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन पूछ दिया। अब एक बच्चा रोटेशन किया तो रोटेशनल वाला सोचेगा, वो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, और जो ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया था ना रोटेशनल वाला, मैं बोलूंगा नहीं वैसे मत सोचना। क्यों सर, वैसे क्यों नहीं सोचूंगा? अरे उसमें बोला था ओरिजिन को शिफ्ट किया जा रहा है, थोड़ी किसी लाइन को रोटेट किया जा रहा है। उसमें बोला था तू ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा है तो सारे कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। इसमें तो बोला वो लाइन को ही मैं रोटेट कर दे रहा हूं, तो लाइन को रोटेट किया जा रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं तो बच्चा सोच जाएगा यहाँ पे, हियर लाइन इज रोटेटेड, नॉट द ओरिजिन, नॉट द ओरिजिन। ओरिजिन नहीं रोटेट किया जा रहा है जो तू वो सोचेगा, लाइन रोटेट की जा रही है। ठीक है, तो सर इससे क्या मैं सोचूंगा, मेरे को ये बताओ। इससे मैं इतना सोचूंगा कि क्या मेरे को ये एंगल पता है? एंगल के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि सरकार एंगल के बारे में बात कर रही है, तो मैं भी एंगल के बारे में बात करूंगा ना। क्यों तू क्यों एंगल के बारे में बात करेगा? क्योंकि सर मुझे स्लोप चाहिए होता है, और स्लोप निकालने के लिए तो दो फिक्स पॉइंट, पिछले क्वेश्चन में वो फिक्स पॉइंट के ऊपर बात कर रहा था, कहीं भी एंगल के बारे में बात नहीं की, तो मैं तो फिक्स पॉइंट के पीछे भागा। इस बार वो एंगल की बात कर रहा है तो मैं एंगल के पीछे भाग रहा हूं। अच्छा, ये एंगल बताना मेरे को, कैसे पता चलेगा सर? अरे दो फिक्स पॉइंट दे दिया किसी लाइन की, तो वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बता रही है ये मैं बता दूंगा। एक एक वर्ड सुनना। अगर किसी लाइन की दो फिक्स पॉइंट बता दी, दो फिक्स पॉइंट इस लाइन की, तो मैं ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है वो मैं बता सकता हूं। कैसे? इसकी स्लोप निकाल के। अच्छा, इसकी स्लोप निकाल के। सर स्लोप निकालने जाओगे तो दोनों का वाई कोऑर्डिनेट घटाओगे, मैंने सर आप 4 - 0 कर रहे होगे, हाँ, और दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट घटाओगे तो 6 - 0 कर रहे होगे, मैंने 4/6 माइनस सर 2/3। ठीक है, सॉरी 6 - 2 होगा ना, ये छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है थोड़ा। 6 - 2, तो सर ये तो 4/4 हो गया, मैंने स्लोप तो 1 हो गया, कहीं दिख तो रहा है आपको? हाँ, स्लोप तो सर 1 हो गया, और स्लोप 1 हो गया तो मेरे को पता है इस लाइन के लिए tan थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो थीटा 45 डिग्री हो गया। थीटा 45 का मतलब क्या होता है कि जो थीटा वो एक्स एक्सिस से है, माने ये एंगल मेरे को 45 डिग्री पता चल गई। अच्छा, तो इस लाइन के लिए मुझे स्लोप पता चल गई, कैसे? tan थीटा, और जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है तू? मैं नए लाइन से पूछूंगा कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो मैं बोलूंगा 45 डिग्री तो पहले बना रहा था जब मैं पुराना था, किसी ने मेरे को 15 डिग्री घुमा दिया तो मैं 45 + 15 का हो गया, माने मैं टोटल 60 डिग्री का हो गया। तो अगर तेरे को स्लोप चाहिए तो मैं √3 दूंगा, क्योंकि tan 60 डिग्री √3 होता है। तो न्यू लाइन की जब इक्वेशन लिखूंगा, इसलिए मैं स्लोप के पीछे भागा, तो फिक्स पॉइंट तो अभी भी एक वही होगा, क्योंकि ए को मैंने नहीं छेड़ा, ए पर से रोटेट किया है। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा तो y - में 0, इसका y कोऑर्डिनेट घटाया, इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप के नाम पे मेरे पास √3 है। ठीक है, और x माइनस में x कोऑर्डिनेट घटाने गया तो कहीं 2 घटा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ये भी इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट टाइप में आप रख सकते हो, सोचने आपको आना चाहिए। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको कि आपको एंगल की बात करेगा, इक्वेशन लिखने के लिए बोलेगा तो पूरा फोकस स्लोप के ऊपर लगाओ, tan थीटा से। ठीक है, और अगर दो फिक्स पॉइंट की बात करेगा तो पूरा फोकस स्लोप पे लगाओ, दोनों कोऑर्डिनेट को घटा के। ठीक है, चले आगे की बात सिखाता हूं। ये क्वेश्चन अपने आप में इजी ही है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। बोला है साइड ऑफ अ स्क्वायर ए यूनिट, एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए यूनिट बोल रहा है, जिसका एक वर्टेक्स जो है ना भैया वो 0,0 पे, यही खास बात है। अच्छा, आपको कैसे पता चली सर खास बात है? क्योंकि मैं फोटो बना लूंगा ना एटलीस्ट, इसलिए पता चला। फोटो बनाने के लिए यही खास बात है कि सबसे पहले 0,0 को दुनिया में दिखा दूं। स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, सबसे पहले 0,0 तो दुनिया में दिख तो जा। हाँ, 0,0 दिख गया दुनिया में। अगर 0,0 दिख गया दुनिया में, तो क्वेश्चन वाले ने बोला है एक तो वर्टेक्स इस पे रखना। अगर एक वर्टेक्स मैंने इस पे रखा
और ए लेंथ की साइड इधर बनाने का तो इधर ऐसे बनाया, तब तक पता चला स्क्वायर इस पे ऐसे ही बन सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मैं साइड्स बना रहा हूं, तो एक साइड मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, एक साइड मैंने ऐसे बनाया और एक साइड मैंने ऐसे कर दिया। इफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज एट 0,0, एक वर्टेक्स को मैंने बोल दिया हाँ 0,0 पे, तो मैंने स्क्वायर बना दिया सबसे पहले। अगली खास बात बोल रही है, इफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज मेकिंग अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, अच्छा तो यही तो होगा साइड जो अल्फा एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। सर ये भी तो बना सकता था, हाँ तो मैं इसको अल्फा बोलता, किसी एक साइड को मैंने अल्फा दिखा दिया। अच्छा एंगल की बात कर दी, हाँ एंगल की बात कर दी, तब मैं tan थीटा से स्लोप निकालूंगा, हाँ। लेकिन आगे की बात बोलते, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला तू डायगोनल की इक्वेशन बता जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही। अगर तूने ये स्क्वायर बना दिया ना तो दो डायगोनल होगा, एक तो ये वाला और एक और डायगोनल होगा क्या ये, तो इसकी फिक्स पॉइंट सॉरी इसकी इक्वेशन बता, इस वाले डायगोनल की इक्वेशन बता, इसकी इक्वेशन बतानी है तेरे को, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो सबसे पहले मैंने फोटो बनाई और पता कि मुझे पता क्या करना है भैया, तो पता चला ये पता करना है तेरे को, इसकी इक्वेशन पता करनी है। अच्छा अब अगर इसकी इक्वेशन बतानी है ना, तो पता है जिंदगी के अंदर इसका स्लोप तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं ये वाला कोऑर्डिनेट बता सकता हूं। कैसे कैसे सर कैसे, क्वेश्चन वाले बोला ये ए है, कहां बोला, अरे बोला तो साइड ऑफ स्क्वायर इज ए यूनिट, तो ये भी ए, ये भी ए, सब ए, स्क्वायर में सब ही ए। अच्छा ये ए, तो सर मैं इससे पूछूंगा तू क्या है, तो बोलेगा मैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी हूं। अच्छा एक मिनट एक मिनट, तो मैंने कुछ यहां से लेकर यहां तक की दूरी हूं मैं, और अगर तू इस ट्रायंगल को बनाएगा ना तो बार बार सिखाया जा चुका है, अगर ये ए है तो ये ए कॉस अल्फा है। अच्छा और ये वाली दूरी वाई कोऑर्डिनेट होगी इसकी, ये ए साइन अल्फा है, तो एक बच्चे को तुरंत क्लिक कर गई, आपको प्रैक्टिस से आएगी कि ये वाला कोऑर्डिनेट ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा है। एक बच्चे ने बोला एक मिनट अब मैं ये कोऑर्डिनेट भी बता दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है ये कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये बना रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना बना रहा है, ये अल्फा, तो क्या ये 90 प्लस अल्फा, सोच जाना सभी यहीं पे बता दे रहा हूं। अरे क्योंकि इसका इस टाइम ये वाला मेथड लगाने से पहले मैं इसको तो पता करूंगा कि तू एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, तो 90 प्लस अल्फा बना रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉस 90 प्लस अल्फा, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए साइन 90 माइनस अल्फा, सॉरी 90 प्लस अल्फा। तो फिर दोनों के कोऑर्डिनेट बता दिए। अरे 90 प्लस अल्फा ये ए, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ए कॉस 90 प्लस अल्फा, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ए साइन 90। मैं इन दूरियों की बात कर रहा हूं, दिखा देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, और अगर ये ए है, एंगल 90 प्लस अल्फा बना रहा है, तो ये वाली दूरी ए कॉस 90 प्लस अल्फा हो जाएगी, ठीक है, आ रही है कहानी समझ में, और ये वाली दूरी अपने आप में ए साइन 90 प्लस अल्फा हो जाएगी, वहीं तो होगा इसका कोऑर्डिनेट। इसलिए पहले क्लास में सिखाया था आपको कि एक्स कॉमा वाई क्या होते हैं, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल दूरी, वैसे मजाक के लिए नहीं सिखाया था, आज के दिन इसी सब क्वेश्चन के लिए सिखाया था। तो अगर मेरे को दो फिक्स पॉइंट मिल गए तो क्या मैं स्लोप नहीं सॉरी मैं इक्वेशन नहीं लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा। y माइनस में किसी फिक्स पॉइंट को घटाऊंगा, लेट से a sin अल्फा को घटा दिया, a sin अल्फा, स्लोप के टाइम y2 माइनस y1, कितना लोग a sin अल्फा में से a sin 90 प्लस अल्फा घटाना, 90 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 90 पे एक तो चेंज होगा cos अल्फा हो जाएगा, और 90 प्लस करने के साथ सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे साइन पॉजिटिव होता है, तो ये cos अल्फा हो जाएगा। तो मैं y2 माइनस y1 कर रहा हूं, तो a sin अल्फा में से मैं माइनस का a cos अल्फा सॉरी a cos अल्फा घटा दूं, a sin अल्फा माइनस का a cos अल्फा, ठीक है, ये मैंने y कोऑर्डिनेट को घटा दिया। और अब मैं x कोऑर्डिनेट को घटा रहा हूं, तो a cos अल्फा में से ये वाली पार्टी को घटा दूं, तो a cos अल्फा में से ये वाली पार्टी को घटाने का मतलब a cos 90 प्लस अल्फा घटाने का, तो हो जाएगा माइनस a sin अल्फा, ठीक है, तो माइनस बने प्लस का a sin अल्फा, ओके। और यहां मैं x में से a sin अल्फा, चूंकि इसको फिक्स कोऑर्डिनेट लिया था y, तो अब इसी का x घटाऊंगा, इसका मत घटा देना, तो a cos अल्फा, a माइनस में a cos अल्फा, ओके। ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाए। चल अगले मूव करते हैं, अगला डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सर इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पिछली बार एक का मतलब बताना भूल गया, ठीक है, वो मैं अब बता देता हूं।
कि पिछली बार मैंने बोला y और x के बारे में तो बता दिया, तो वेरिएबल है। m के बारे में भी मैंने बता दिया कि m कहीं अपने आप में वो स्लोप है, ठीक है। इसके बारे में नहीं बताया, तो इसके बारे में मैं बता दूं, ये आपको कांस्टेंट है, सबसे पहले तो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये y इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये कहीं अपने आप में y इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट नहीं है सर, नहीं, y इंटरसेप्ट है। ओके, अच्छा, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा है तो ये y इंटरसेप्ट है, x इज इक्वल टू लिखा होगा तो ये x इंटरसेप्ट होगा। लेकिन इस बार अपन जब डबल इंटरसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो एक बात बताते हो क्लिक, मतलब सर ऐसा फॉर्म जब मैं लिखता हूं तो मेरे को एक ही इंटरसेप्ट दिखता है, y इंटरसेप्ट ही दिखता है। हाँ, तो सर इसमें और इसमें क्या फर्क होगा? इसमें अब मैं जब इक्वेशन लिखूंगा ना, तो उस वाली इक्वेशन में मेरे को दोनों इंटरसेप्ट दिखाने पड़ेंगे, मतलब मेरे को x इंटरसेप्ट भी दिखाना होगा, y इंटरसेप्ट भी दिखाना होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले तो आप दुनिया को बता दो कि आपने एक लाइन काटी, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिखा तो दो। तो रुको, दिखा दिया। कितने लोग सोच गए कि ये x इंटरसेप्ट है, ठीक है, अच्छा, और ये सोच गए कि ये y इंटरसेप्ट है। ओके, तब तक मैंने बोला था जब भी इंटरसेप्ट की बात छिड़ेगी तब तक आपको चुपचाप लिख लेना होगा कि ये अल्फा कॉमा 0 है और ये 0 कॉमा अल्फा है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट भी बताने पड़ेंगे आपके, सॉरी 0 कॉमा अल्फा बोल रहे हो, 0 कॉमा बीटा, ठीक है, अच्छा। तो इसी लाइन की तो आपको इक्वेशन बतानी है, इसी लाइन की तो आपको इक्वेशन बतानी है भैया। और इस लाइन पे आपके दो फिक्स पॉइंट हैं, तो अल्फा कोमा 0 और 0 कोमा बीटा। वो कब है? अरे माना तो दो फिक्स पॉइंट मिल तो गए। अगर दो फिक्स पॉइंट मिल गए तो इक्वेशन लिखने का सिंपल सा तरीका, y में से फिक्स पॉइंट को घटाया, तो y में से मैंने अल्फा को घटाया, किसी एक को घटा रहा हूं, तो y में से y1 कोऑर्डिनेट घटा रहा हूं, तो लेट्स से इसको मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया, तो y में से मैं 0 घटा रहा हूं, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ओके, y2 माइनस y1 मतलब दोनों का y कोऑर्डिनेट घटा रहा हूं, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट मतलब 0 माइनस बीटा, 0 माइनस बीटा अपॉन में, इस बार इधर से घटाया तो इधर से ही घटाऊंगा, अल्फा माइनस 0, अल्फा माइनस 0। ध्यान से देखना एक एक चीज। और यहां पे x माइनस पे x1, मतलब यहां पे आपको हो गया, कौन सा फिक्स पॉइंट लिया था? 0 लिया था ना, ये वाला लिया था ना, y में से y1 कोऑर्डिनेट घटा, तो अल्फा, x माइनस अल्फा। अच्छा, इतनी सी बात होगी सर, ये मेरे को दिख रहा है y इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन में अल्फा और x माइनस अल्फा, मेरे को इतना दिख रहा है सर। अच्छा, इतना दिख रहा है, हाँ, तो मैंने काम किया, अल्फा की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, हर बच्चा वही करेगा, अल्फा वाई, और इधर से क्या तो हो गया माइनस बीटा एक्स, हाँ वही हो गया, और तब तक ये दोनों टकरा के प्लस में अल्फा बीटा बन गए। ओके, अच्छा, तब तक मेरे को दिख रहा है कि क्यों ना मैं अल्फा वाई इधर है, ये रो रहा है थोड़ा माइनस के साथ, तो मैं इसको प्लस के साथ कर देता हूँ, प्लस बीटा एक्स और इज इक्वल टू अल्फा बीटा। हाँ, अच्छा, अब एक फील है कि क्यों ना अल्फा बीटा की डिवाइड मार दो सब में। अगर मैंने अल्फा बीटा की डिवाइड मारी तो y अपॉन में बीटा हो जाएगा, मना नहीं करोगे, प्लस में x अपॉन में अल्फा हो जाएगा, ये भी नहीं मना करोगे, और ये दुनिया को 1 दिखेगा। तो ऐसा मुझे फील आ रहा है कि y के नीचे कुछ डिवाइड है। जब मैं खोजते खोजते इधर गया तो पता चला y के नीचे बीटा डिवाइड है, और बीटा ही तो अपने आप में y इंटरसेप्ट है। कैसे सर? अरे यहां से लेकर यहां तक की दूरी को आपने y इंटरसेप्ट बोला था, हाँ, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो बीटा है। सोच के देखो, ये वर्टिकल हाइट 0 0 से 0 को बीटा तक की दूरी बीटा होगी, और ये वाली दूरी अपने आप में अल्फा है। माने सर बीटा अपने आप में y इंटरसेप्ट है, हाँ, और अल्फा सर अपने आप x इंटरसेप्ट है, हाँ। तो इस फॉर्म को याद कैसे रखते हैं ये देखना। इस फॉर्म को याद रखते हैं कि y के नीचे तूने डिवाइड मारी है y इंटरसेप्ट की, तो बच्चे ने दिमाग लगा लिया कि ऐसा फॉर्म जब भी देखूंगा y के नीचे डिवाइड देखूंगा वो y इंटरसेप्ट होगा, हाँ, और x के नीचे जब भी कोई डिवाइड करूंगा वो x इंटरसेप्ट होगा, हाँ, या फिर x के नीचे जब भी मेरे को कोई डिवाइड नजर आएगी मतलब x बाई 3, तो मैं समझ जाऊंगा 3x इंटरसेप्ट है, हाँ। जब जब इक्वल टू 1 तू बोल के आया होगा, ये बोलना मत भूल जाना, इक्वल टू 1। ओके, इधर नहीं कि इक्वल टू में 3 चल रहा है और आप दुनिया को इंटरसेप्ट बताया जा रहे हो, इक्वल टू 1 तो कर लेना सबसे पहले। वो कैसे होगा? इक्वल टू 3 होगा तो 3 के डिवाइड मार दोगे, इतना इजी तो आपको आना चाहिए। जिस मान जो मेरे को इसकी स्केच बनाने की दे दी है, स्केच मतलब जब भी आपको किसी स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बनानी होगी ना, सबसे बेस्ट होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सोचो, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म सोचा क्योंकि मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा, मेरे को वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, मैं दुनिया को फोटो बना दूंगा। अच्छा, कैसे बनता कैसे है सर? क्या आपको नजर आ रहा है कि सभी के सभी अकेले हैं, वाई भी अकेला है, एक्स भी अकेला है? तो एक काम करते हैं,
दोनों को अकेला कैसे करेंगे सर? अच्छा, और x इधर भी है तो 2y माइनस एक्स कर देता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू, तब तक मैं इधर 3 कर देता हूं। अकेला कैसे करें सर? 2 की डिवाइड मार दे सब में? नहीं, 2 को बोलो बेटा 2 तो इसके नीचे चले जा, तो 2 को बोलूंगा इसके नीचे तो दिखेगा 1/2, ऐसे अकेला। हाँ, दोनों को अकेला करना, किसी एक को अकेला करना होता है तो अपन टोटल डिवाइड मार देते हैं। अब दो लोगों को अकेला करना है तो दो चीजों की डिवाइड थोड़ी मारू पूरे इक्वेशन में, तो मैंने ऐसे अकेला कर दिया। ये चालाकी मैंने की, ये वाइट दिख नहीं रहा थोड़ा, ऐसे चालाकी मैंने की। अच्छा, मतलब सर प्लस में x अपॉन में -1 लिखोगे आप? हाँ, क्योंकि मुझे प्लस का ये फॉर्म याद होनी चाहिए, मुझे प्लस का x देखना पसंद है, इज इक्वल टू 3। अच्छा 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 सर, अब आप इक्वल टू 1 भी बोलोगे बनाने के लिए, और वो मैं बोलूंगा तुम 3 बेटा इधर चले जाओ डिवाइड में, तो इधर दुनिया को 3/2 दिखेगा, और इधर तब तक दुनिया देख चुकी होगी -1 अपॉन में 3, सॉरी 3 अपॉन में -3, -3 इज इक्वल टू 1। अरे मैंने 3 की डिवाइड कर दी, अगर y में 3 की डिवाइड लगी तो 3/2 हो गया, x में 3 की डिवाइड लगी तो -3 हो गया। ठीक है, तो कितने लोग मेरे को बता देंगे कि ये जो बैठा है ना y के नीचे, मेरा y इंटरसेप्ट है? अच्छा, और x के नीचे जो बैठा है वो x इंटरसेप्ट है। तो किसी दिन अगर जरूरत पड़ गई कि इसकी फोटो बना, तो कितने लोग पता चला x इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और नेगेटिव x इंटरसेप्ट इधर मिलता है, और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो लाइन कहीं ऐसी बनेगी। ठीक है, लाइन कहीं ऐसी बनेगी, नेगेटिव x इंटरसेप्ट -3, पॉजिटिव x इंटरसेप्ट 3/2। तो कितने लोग मेरे को ये कोऑर्डिनेट बता देंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट 3/2, 0, सॉरी 0,3/2, 0,3/2, ये वाला कोऑर्डिनेट बताना मेरे को, -3,0। तो इस लाइन की पूरी मैंने कुंडली खोल दी, ठीक है, फोटो बना दिया मैंने, और मैंने दोनों कोऑर्डिनेट भी बता दिया, सब चीज कर दिए, बड़े क्वेश्चन में करेंगे। आइए, बोला इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4,3 हैविंग सम ऑफ इंटरसेप्ट -1। तो कितने लोग पता है सम ऑफ इंटरसेप्ट मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 दी हुई है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 दी है, तो जब मैं बोलूंगा x अपॉन में x इंटरसेप्ट, तो मैं किसी को पकड़ के रख दूंगा, अल्फा को, ठीक है। अच्छा, प्लस में बोला y अपॉन में y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट की जगह बीटा रखोगे? नहीं, वो आपकी बेवकूफी होगी, तब इसका क्या फायदा? वो बोल रहा है अल्फा की जगह बीटा, एक मिनट, अल्फा को ही रिप्लेस कर देता हूं, बीटा को बीटा रखता हूं, तब थोड़ा इजी हो जाएगा। और अल्फा को मैं रिप्लेस करूंगा तो अल्फा को मैं लिख दूंगा, या फिर बीटा को रिप्लेस कर दो, नहीं अल्फा को रिप्लेस करूंगा तो माइनस और किसी को कोई फायदा ही नहीं होगा, माइनस और माइनस बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 है ना, तूने बीटा को बीटा रखा, तो अल्फा की जगह अल्फा मत रखना, बीटा के फॉर्म में रखना, ताकि अपना एक ही वेरिएबल है, इज इक्वल टू 1। अब ये बोल रहा है कि ये वाली लाइन 4,3 से पास कर रही है, पासिंग थ्रू, तो अगर 4,3 से पास कर रही है, तो मैंने पहले क्लास में पहला डायलॉग सिखाया था, जिससे भी पास करेगी उसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब मैं इसको 4,3 इसमें पिला सकता हूं, तो x की जगह 4 रखूंगा तो 4 अपॉन में -1 माइनस बीटा, प्लस में y की जगह 3 रखूंगा तो 3 अपॉन में बीटा इज इक्वल टू 1। कितने लोग मेरे को बीटा यहां से निकाल लेंगे, और अगर बीटा निकाल लेंगे तो इस पर रख देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, ठीक है। आगे कहानी समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। आइए इस पे बात करते हैं। बोला है कोई पॉइंट है P3, -4 डिवाइड्स लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस 2/3, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। बोला कोई पॉइंट है P डिवाइड्स लाइन, एक लाइन को डिवाइड कर रहा है, और वो लाइन की खास बात क्या है कि वो लाइन अपने आप में कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंटरसेप्ट हो रही है, इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बांट रही है, और आपको उस लाइन की इक्वेशन बताना। तो क्या समझ में आया मेरे को, वहीं थोड़ा सा घुमा फिरा के बात बोल दिया है। बोला है कि पॉइंट 3,-4 है, ये डिवाइड कर रही है एक लाइन को, और वो लाइन की खास बात है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है, इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो लाइन तो मेरी ये है, ठीक है। और इसी इक्वेशन, इसी की लाइन, इसकी इक्वेशन पूछी है, अगर इसकी इक्वेशन पूछी तो इसके नाम पे कितने सारा डेटा फेंक के बैठा हुआ है। वो बोला एक पॉइंट है 3, -4, और इसकी खास बात है कि वो 2/3 में डिवाइड मार रहा है,
तो कितने लोग ये वाला कोऑर्डिनेट सोच जाएंगे पहले ही बिना बोले? क्या अल्फा कॉमा जीरो, मैंने बोला था पूरी फोटो याद रखना है, जीरो कॉमा बीटा। क्या बता लोगे अल्फा और बीटा? अरे डिवाइड कर रहा है तो इतना काम तो आप खुद कर सकते हो। डिवाइड कर रहा है तो डिवीजन वाला फॉर्मूला, रेशियो दे दिया, डिवीजन फॉर्मूला से अल्फा और बीटा निकाल लोगे तो मेरे को एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दूंगा। अगली बात करता हूं, नॉर्मल फॉर्म। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है, तो चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। बोला इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन मेक्स अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस, मतलब सबसे पहले तो ओरिजिन के लिए ओरिजिन दिखाओ, तो ओरिजिन मैंने दिखाया तो ओरिजिन का यहां पे 0,0 कर दिया। ओके, बोला कोई परपेंडिकुलर है ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओके, मेक्स अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे पूछिए किसकी इक्वेशन? इस लाइन की इक्वेशन, इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन। एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, इस लाइन की इक्वेशन। अच्छा सर इस लाइन की इक्वेशन, ये तो अपना इंटरसेप्ट है, डबल इंटरसेप्ट, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि अब की बार तुझे ना एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट नहीं पता, तेरे को पता है एक एंगल, और वो कौन सा एंगल? वो ओरिजिन से पास करती हुई एक लाइन है, ठीक है, और ओरिजिन से पास करती हुई एक लाइन है, और वो लाइन एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है, और ये लाइन की डिस्टेंस अपने आप में पी है। ये कहां बोला सर? इस पी को दिखा के, तब तो जो इक्वेशन बोलेगा वो ये इक्वेशन, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। सर ये कब कैसे हो जाएगा? सोच के देखो, आज के दिन अगर ये पी है तो ये वाला साइड कितने लोग बता देंगे? और ये 90 डिग्री है, बोल रखा है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये साइड बता दोगे। हाँ पाई, आप एंगल से नहीं सोच जाओगे। ये क्या है आपका, जिसपे दोनों बेस है, और ये क्या है आपको, हाइपोटेनस है। बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस अल्फा, तो हो जाएगा पी अपॉन में कॉस अल्फा, ठीक है, तो ये वाली साइड हो जाएगी पी अपॉन में कॉस अल्फा, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? पी अपॉन में साइन अल्फा, ठीक है, तो y अपॉन में y इंटरसेप्ट की जगह रखोगे p अपॉन में साइन अल्फा, ठीक है, तो साइन अल्फा कहीं ऊपर चला जाएगा तो y साइन अल्फा हो जाएगा, और p को मैंने इधर भेज दिया, ऐसे ही कहीं इधर भी होगा, तो ऐसे सोच जाओगे, करके देख लेना यही होगा। मैं सिर्फ दिखा देता हूं, आपको y इंटरसेप्ट पता है p cos, सॉरी p साइन अल्फा, p अपॉन में साइन अल्फा, x इंटरसेप्ट पता है p अपॉन में cos अल्फा, बस उसमें रख देना जो अभी भी पढ़ के आए हैं, y अपॉन में y इंटरसेप्ट प्लस में x अपॉन में x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, उसमें रख दोगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये कुछ नहीं है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आपको वही डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का ही दूसरा रूप है, मैं यहां पे लिख देता हूं, सेम एज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा ही है, बट इस बार वो आपको बोल रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट की जगह पी अपॉन कॉस अल्फा रखो, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एंगल अल्फा है और ये दूरी पी है, और ये 90 डिग्री है, तो पी अपॉन में कॉस अल्फा, और ये हो गया पी अपॉन में साइन अल्फा। इधर आइए क्वेश्चन करते हैं। बोला एक इक्वेशन ऑफ लाइन आप बताइए, हैविंग 60 डिग्री एंगल फॉर पी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना। अच्छा सीधे सीधे एंगल की बात कर रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जो कि ये कैसे स्ट्रेट करना है इसको, ठीक है स्ट्रेट कर देता हूं। सर आपको कैसे पता चला कि इंटरसेप्ट फॉर्म वाला ही लाइन है? क्योंकि बोला कोई भी लाइन हो इंटरसेप्ट फॉर्म में तो उसको कन्वर्ट कर ही सकते हो। बोला हैविंग 60 डिग्री एंगल फॉर पी, पी क्या है? पी के बारे में हालांकि बकायदा इसको बोलना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में इस टॉपिक के बात करा रहा हूं इसलिए डायरेक्ट लिख दिया पी। पी के बारे में बताना चाहिए कि हाँ एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, उस लाइन के सब लिख के देता, ठीक है, कि एक लाइन है, वो लाइन परपेंडिकुलर है उस लाइन के जिसकी इक्वेशन बतानी है, और ये लाइन अपने आप में 60 डिग्री एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये आपको 90 डिग्री है, ओके, और आपको अब इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, तो और ये दूरी पी है, तो कितने लोग पता है चले ये पी अपॉन में क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप लिख दो ना, डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होगा? यही डायरेक्ट लिखने का तरीका एक्स कॉस अल्फा, एक्स के बगल में कॉस अल्फा फील ही आती है, एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस में वाई साइन 60 डिग्री। भूल भी गया तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, वो बचा लेगा, इज इक्वल टू 1 नहीं सॉरी पी। और ये पी कैसे निकालू सर? क्योंकि पी तो निकालनी पड़ेगी, हाँ उसके लिए दिया तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 54√3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालने जाऊंगा तो हाफ बेस इनटू हाइट लेता हूं, क्योंकि राइट एंगल के लिए तो वही फॉर्मूला है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में दिमाग लगा रहे हो, उसके एरिया के बारे में बात कर रहे हो, तो एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला होगा राइट एंगल के लिए,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितने बताएंगे? बेस कहीं मतलब ये बेस है और ये दूरी अपने आप में इसलिए बोला, इसलिए सिखा दिया कि ये दूरी अपने आप में p अपॉन में cos अल्फा है, ठीक है। और ये दूरी अपने आप में हाइट जो है वो p अपॉन में sin अल्फा है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं हाफ इंटू में p अपॉन में cos अल्फा इंटू में p अपॉन में sin अल्फा। और सर अल्फा भी क्यों रख रहे हो? 60 डिग्री रखो ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो 60 डिग्री पता है और यहाँ पे sin 60 डिग्री। और एरिया की वैल्यू क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि एरिया मैं तेरे को 54√3 दे रहा हूं, तो कितने लोग यहां से p निकाल लेंगे? p निकाल लेना, यहां से निकाल लोगे और इसमें रख देना। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अगले पे बात करते हैं। तो आज का क्लास थोड़ा सा लेंदी होगा, अभी मैंने ऑलरेडी बताया, अभी 30 मिनट मिनिमम पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन भी थोड़े टफ होंगे, ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी के ऊपर पूछेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैक्सिमम इसी पे पूछता है, पैरामेट्रिक फॉर्म, वो समझना, ठीक है, वो समझने की कोशिश करना ध्यान से यहां पे। ओके, अच्छा, मैंने एक कोई फिक्स पॉइंट पकड़ा और एक कोई वेरिएबल पॉइंट पकड़ा। तो अगर मैंने कोई फिक्स पॉइंट पकड़ा उसका नाम दूंगा x1 y1। आप मना नहीं करोगे क्योंकि अभी तक मैंने सिखा दिया है कि फिक्स पॉइंट को x1 y1 बोलना और वेरिएबल को xy बोलना, और वेरिएबल को मैं xy बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा सर आपने क्यों ऐसा क्यों लिया, वेरिएबल पॉइंट और एक फिक्स पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे दो फिक्स पॉइंट चाहिए होता है। तो एक फिक्स पॉइंट में लिख दिया, एक फिक्स पॉइंट खुद से मांग दिया, तो सर वो हर बार क्वेश्चन देगा, हाँ। और दूसरा फिक्स पॉइंट में निकालने जा रहा हूं तो वेरिएबल है अपने आप में, तो मैंने उसको xy बोल दिया। अच्छा सर मतलब आप यहाँ पे दूसरा फिक्स पॉइंट निकालने जा रहे हो? हाँ, मतलब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो? हाँ। कौन सी कोऑर्डिनेट? ये वाली कोऑर्डिनेट, हाँ। तो इसीलिए इसको देखना मैं क्या लिखता हूं, this form is used to find coordinate। अच्छा सर मतलब ये इक्वेशन ऑफ लाइन एक बहाना है? हाँ, ये टॉपिक से एक्चुअली जब क्वेश्चन पूछेगा तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा। हाँ, मतलब सर जब भी मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म सोच लूंगा। हाँ तू सोचेगा, लेकिन कुछ डेटा भी तेरे पास होना चाहिए। क्या क्या डेटा होना चाहिए सर मेरे पास? तब मैं पैरामेट्रिक फॉर्म सोचूंगा। अभी बताता हूं, अभी इधर तो ध्यान दो, अभी तो मैंने इतना ही दो पूछा तो इतना सारा क्वेश्चन बन गया। इधर दिमाग लगाते हैं। अच्छा, कितने लोग पता है अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए आपको नहीं समझा रहा हूं, इसको ऐसे कर दिया तो एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल बन गई तो ये बनने वाला ट्रायंगल 90 डिग्री हो गया। तब तक मैंने ये अल्फा एंगल भी बोल दिया। कितने लोग पता है, आप मानोगे ही नहीं, आप मानोगे नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। या यू बोलो एक्स एक्सिस से एंगल है, एंगल है अल्फा, है को भी इंग्लिश में लिखता हूं, है अल्फा। सर क्या बोलना चाह रहे हो, एक्स एक्सिस कहां है? अरे एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो है, तो जितना एंगल यहां से होगा ये अल्फा, उतना ही ये भी तो होगा ना करस्पॉन्डिंग एंगल। आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये पैरेलल है ये दोनों लाइन, तो सभी बार पैरेलल लाइन उतना ही एंगल बना रहा होगा। तो अगर मैं इस अल्फा को बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, एक्स एक्सिस से एंगल है अल्फा, एक्स एक्सिस से है, तो आप बुरा नहीं मानोगे, हाँ एक्सेप्ट कर लोगे कि एक्स एक्सिस से एंगल है। अच्छा, अगर ये आपको अल्फा एंगल पता है तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं ये इधर, ठीक है। कितने लोग पता, अगर इक्वेशन लिखूंगा तो सबसे पहले तो एक बहाना होगी, इस ट्रायंगल में मैं सबसे पहले साइन अल्फा निकाल लूं, साइन अल्फा निकाल लूं। साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो सर परपेंडिकुलर ये वाली दूरी कितनी होगी? अब एक बच्चा सोच रहा है ये वाली दूरी कितनी होगी, अरे ये पूरी x और यहां तक x1, तो ये दूरी क्या x माइनस x1 नहीं हो जाएगी? तो ये x माइनस x1 हो जाएगी। अच्छा, अरे अब लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो फोटो और गंदा हो जाएगी। पूरा x, ये अगर आपने xy बोला तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी x हो गई, और ये आपने x1 y1 बोला तो यहां से यहां तक की दूरी x1 हो गई। लिख ही देता हूं, नहीं तो बच्चा अभी भी कंफ्यूज ही होगा कि कैसे लिख दिया सर आपने। एक एवरेज बच्चा तो सोचने लगता है यहां से लेकर यहां तक की दूरी x है, तभी तो ये कोऑर्डिनेट xy है, इसको स्ट्रेट फील कर लेना, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी x1 है, तभी तो ये कोऑर्डिनेट x1 है।
तो अगर आपको ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, तो x माइनस x1 नहीं हो जाएगी? हाँ, तो सर परपेंडिकुलर हो गया x माइनस x1। हाइपोटेनस क्या होगा सर? हाइपोटेनस तो नहीं पता मेरे को। हाँ, हाइपोटेनस मैंने मान लिया अपने तरफ से r, अपने तरफ से r। और देखता लिखता क्या हूं ये इंपॉर्टेंट है, माना वो इंपॉर्टेंट नहीं, लिखता क्या हूं वो इंपॉर्टेंट है। देखना, मैं लिखता हूं डिस्टेंस बिटवीन बोथ कोऑर्डिनेट। तो क्या आप मान जाओगे? हाँ, अरे दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो कंक्लूड करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग ऐसे नहीं बताते हैं, वो आपको डायरेक्ट इक्वेशन सिखाते हैं, इक्वेशन से कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा पैरामेट्रिक फॉर्म में। डिस्टेंस बिटवीन बोथ कोऑर्डिनेट, या फिर इसको दूसरे लाइन में पता है क्या लिखता हूं? इंटरेस्टिंग क्या लिखता हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस, एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस दिख नहीं रहा होगा आपको, आई होप, ठीक है? डिस्टेंस दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने बोला तो आपको समझ सुनाई तो दिया होगा। क्या लिखा है मैंने? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस। मतलब आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया x1 xy, x1 y1, और एक एंड पॉइंट बना दिया xy, जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने और इन दोनों के बीच की दूरी आपको पता है, वहीं आ रहा आपने बोला। अभी आपको लूंगा, अभी आपको काम में लूंगा ये सारी चीजें, ठीक है? अभी आपको ये सारी चीजें काम में लूंगा, ठीक? इधर देखते हैं अब कितने लोग मेरे को बता देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट में बोल देता हूं कुछ देर के लिए, तब तक मेरे को cos अल्फा भी लिख ही देना, cos अल्फा भी लिखवा देना। यहां पे बोलना cos अल्फा की वैल्यू, एक बच्चा सोच रहा है सर परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अगर ये x माइनस x1 है तो ये मैं बोलूंगा ही नहीं, सॉरी y माइनस y1 होगा ना। ये मैंने गलती कर दिया, ये इतना सा गलती हो गया, y1 होगा, ठीक है? जो सोच रहे होंगे वो बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं, y और y1, तो ये y माइनस y1 होगा, ठीक है? y माइनस y1, तो साइन अल्फा के सामने y माइनस y1, y माइनस y1। क्या दिखाऊं नहीं, डायरेक्ट सिमिलरली लिख दूं x माइनस x1 अपॉन में r, ठीक है? अच्छा सर, r को इधर ले जाऊंगा तो y माइनस y1 अपॉन में साइन अल्फा होगा, r को इधर ले जाऊंगा तो x माइनस x1 अपॉन में cos अल्फा होगा। अगर दोनों r है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। हाँ, तो मैं दुनिया को क्या ये बात बोल दूं तो चलेगा क्या? क्या बोलने वाला है तू? मैं बोलने वाला हूं y माइनस में y1 अपॉन में साइन अल्फा, अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू x माइनस में x1 अपॉन में cos अल्फा। आदत भी होती है x में cos अल्फा देखने की, x cos अल्फा y sin अल्फा, तो याद भी आता है बच्चे को, इज इक्वल टू r। चलेगा क्या ये बात? चलेगा क्या बताना मेरे को। हाँ बिल्कुल सर, ये ओके है, ये ओके। लेकिन काम का क्या है? काम का जो बोला आपको अभी, काम की बात सिखाऊंगा। काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि मैंने y को इधर ही रखा, साइन अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और मैं लिख दिया y1 प्लस में r साइन अल्फा। ओके, x को मैं लिखूं तो x को बोल दिया x1 प्लस में r cos अल्फा। ये सर काम की बात। हाँ, कैसे काम की बात सिखाना मेरे को, कैसे काम की बात? कितने लोग सोच रहे हैं कि y और x तो अपना वही पॉइंट था जो पता करना था। हाँ, और xy तो मेरे फिक्स पॉइंट है। हाँ, और r क्या है? दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, या यू बोलो स्टार्टिंग पॉइंट से जो जहां तक जाना है वहां तक की दूरी। हाँ, और अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? एक्स एक्सिस का एंगल। तो मैं लिखता हूं यहां पे, अगर मेरे को कोई स्टार्टिंग पॉइंट दे दे, स्टार्टिंग पॉइंट गिवन, कुछ नहीं पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ठीक है? दूसरा, एक्स एक्सिस से एंगल पता है, एक्स एक्सिस से पता है, ठीक है? एक्स एक्सिस से एंगल पता है। किसकी किसकी एंगल? लाइन की, ब्रैकेट में लिख देता हूं लाइन की, ठीक है? ये थोड़ा हिंदी कभी कभी लिख दे रहा हूं, संभाल लेना ये, लाइन की, ठीक है? अच्छा दिख तो रहा है आपको, लाइन की, ठीक है? तीसरा मैं क्या लिखने जा रहा हूं? स्टार्टिंग पॉइंट पता है मेरे को, मतलब मेरे को x1 y1 पता है, एक्स एक्सिस से एंगल पता है, मतलब मेरे को अल्फा पता है लाइन तक की। तीसरा, मेरे को एंडिंग पॉइंट तक की
या यू बोलो जो पॉइंट पता करना है, या यू बोलता हूं स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस पता हो, सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, पता हो, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो, एंड पॉइंट बता सकते हो। तो मैंने बोला ना, अगर इतना सारा डेटा आपके पास गिवन हो, कोई स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, ठीक है, और एंगल दे दिया, और कोई स्टार्टिंग पॉइंट से कहां तक जाना है आपको वहां तक की दूरी दे दी, तो वो वाला पॉइंट आप निकाल लोगे। चलिए सिखाता हूं। अब देखना साइन कन्वेंशन भी क्वेश्चन से और सीख लेंगे। आर को इधर लेते हैं पॉजिटिव, आर को इधर लेते हैं पॉजिटिव, आर को नीचे लिया तो नेगेटिव, ये क्या ही बताऊं, आर को इधर लिया तो नेगेटिव नीचे, ठीक है। मतलब इधर देख रहे हो कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो आर को नेगेटिव लेना, 5 दिया तो -5 लेना, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालते हो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो आर को पॉजिटिव लेना, ये सब क्वेश्चन में आप सीख जाओगे। आइए इधर दिखाता हूं। बोला ए एक पॉइंट है 2,0, बी एक पॉइंट है 4,2, एंड लाइन ए बी इज रोटेटेड थ्रू एंगल ऑफ 15 डिग्री अबाउट ए, देन फाइंड बी डैश इफ न्यू लाइन इज ए बी डैश। अब की बार एक और क्वेश्चन ऐसा कराया था, लेकिन उस बार सुनना, उस बार आपको इक्वेशन पूछी थी, इस बार इक्वेशन नहीं पूछी, इस बार आपसे फाइंड बी डैश मतलब कोऑर्डिनेट मांग रहा है। आइए वो दिखाता हूं। सबसे पहले तो ए बी लाइन बना, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो एक कराया था आज के दिन ही, आज के दिन ही बात हुई अपन की इस पे, 2,0 यहां पे लिखना, ठीक है। तो ए बी लाइन ये दिखा देना दुनिया को कि ये मेरा बी है, और इसकी खास बात है कि इसको 15 डिग्री घुमाया गया है, तो घुमाने के बाद कहीं इसकी फोटो लेट से ऐसी दिख रही है, ठीक है, ऐसी 15 डिग्री, ओके। लेकिन अब की बार वो आपसे बी डैश मांग रहा है, और बी भी 4,2 है, और बी डैश इसने इसलिए बोला ना क्योंकि ए से बी तक की दूरी आपने सेम इसी पॉइंट को यहां पे रख दिया, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी डैश लिख दूं तो आप मना नहीं करोगे, क्या मैं लिख दूं ए बी इज इक्वल टू ए बी डैश, हाँ, तभी इसने बी डैश इसलिए बोला है ना कि मैंने एग्जैक्टली ये पॉइंट ले लिया, तो ये दूरी और ये दूरी अपने आप में बराबर, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए बी डैश, तभी इसने बी को बी डैश बोला, तो बी डैश बता, मतलब बी का जो नया कोऑर्डिनेट बन रहा है घुमाने के बाद वो बता, तो दूरियां थोड़ी बदलेगी। अच्छा, ए बी डैश, तो ए बी बताना मेरे को, सर ए बी डैश के पीछे क्यों भाग रहे हो, क्योंकि मेरे को बी डैश बताना है, ये कोऑर्डिनेट बताना है, मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट पता है 2,0, तो मेरे को यहां से यहां तक की दूरी पता कर लेनी चाहिए, एंगल मेरे को पता है, एक्स एक्सिस से एंगल मैंने ये 15 डिग्री है, ये मेरे को आज ही के दिन निकाले थे, 45 डिग्री हो रही थी, तो ये 45 डिग्री, तो ये पूरा 60 डिग्री। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्या, हाँ, क्या पता है स्टार्टिंग पॉइंट बताना मेरे को, स्टार्टिंग पॉइंट सर मेरे को पता है 2,0, तो मैंने लिख दिया 2,0। अच्छा, तुझे एक्स एक्सिस से उस लाइन तक की एंगल पता है, हाँ, मतलब तेरे को अल्फा पता है, हाँ, कितना पता है अल्फा, ये पूरा एक्स एक्सिस से उस लाइन तक की देखनी है, 15 डिग्री मत ले लेना, 60 डिग्री। अच्छा, तेरे को आर पता है क्या, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी पता है क्या, वही निकालने जा रहा हूं सर, मतलब ए बी ही निकाल ले रहा हूं, वही मेरा ए बी डैश है, तो ए बी तो मैं निकाल ही लूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। कितने लोग सोचेंगे ये दूरी कितनी है, y कोऑर्डिनेट घटा के, मतलब 2 - 0 2 का स्क्वायर 4, और 4 - 2 4, तो ये 4 4 8 हो गया, 8 माने 2√2 होता है, ठीक है। तो अब आपको सर r भी पता है 2√2, ठीक है। तो अब बताना जब मैं ये कोऑर्डिनेट निकालने जाऊंगा x, तो क्या सिखाया फॉर्मूला, x1 दैट इज आपको स्टार्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 प्लस में r मतलब 2√2 cos अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आप बोल रहे हो, cos 60 डिग्री बड़े पे छोटा होता है 1/2, सॉरी, ठीक है। y की वैल्यू बताना, y की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट 0, ठीक है, प्लस में 2√2 r इंटू में साइन अल्फा √3/2, क्या निकाल लोगे x और y, चले, ये मैंने सिखाया कि कभी भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, ठीक है, एंगल पता हो, कौन सा एंगल ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस से उस लाइन तक की एंगल, और स्टार्टिंग पॉइंट से कहां तक जाना है, जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है वहां तक की दूरी पता हो, मतलब आर पता हो, तो अपन दुनिया को वो वाला कोऑर्डिनेट बता सकते हैं जहां तक की दूरी मेरे को पता है, तो मेरे को बी डैश पता चल गया, ठीक है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म का सबसे शानदार यूज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आइए। ठीक है, एक बार देख लूं, कंटेंट रह गया, इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्ट्रेट लाइन के, और पार्ट 4 होगा अपना, लेक्चर 4 होगा। 3 क्लासेस हो चुके हैं। अब आपके ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि स्ट्रेट लाइन आप तभी सीख पाओगे ना जब सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख के ही मत रह जाओ। इसकी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल करनी करनी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डब्ल्यूबीजे में सबसे ज्यादा वेटेज इसका होता है। इसके जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कुछ ना कुछ नया सीखोगे। ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करना अपने एंड से। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो भी आपको पढ़ा दिया, जो भी अब रह गया वो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। तो अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया उसको आप अपने एंड से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो आप हमारा वाला एक्सेस ले सकते हो। सिर्फ 99 प्राइस रखा हम लोगों ने। गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, फिल करोगे, हमारी टीम आपको ग्रुप में ऐड कर देगी, जहां हम लोग प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास नोट जो अभी आपने पढ़ा ये मिलेगा आपको, और साथ में एक गूगल मीटिंग सेशन भी होते रहता है जहां मैं स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करते रहता हूं। तो बहुत ही बढ़िया फीचर है, इनरोल हो जाने की आपको जरूरत है। नीचे गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, फिल कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, पढ़ाई करते रहना, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।